आज रात भी इसके पापा ने बहुत ड्रिंक करी और आज रात क्या करा, इसके पापा ने हद से ज़्यादा गालियाँ दे दी उनको। उन चारों ने क्या करा, विवेक की मम्मी के ऊपर मारण क्रिया करवा दी। तो इन्होंने पता करना शुरू करा, तो घर से कुछ किलोमीटर दूरी पे एक इंसान बैठा हुआ था। जब ये वहाँ लेके गए ना, तब पहली बार इसकी मम्मी के अंदर की एंटिटीज बाहर निकली कि तू क्या कर लेगा, सारी चीज़ों को निकाल देगा हमें। हमें 300 भूत थे प्रदीप के ऊपर, जो उसके नाना ने छोड़े थे, वो सारे तालाब में बंध गए। शाम को क्या हुआ, प्रदीप बाहर निकला और सीधा ठेके पे गया और वहाँ से दारू उठाई, और दारू उठाने के बाद घर में जितनी भी रोटियां बनी थी ना, 12-13 टुकड़े तोड़ के, ये तेरा सारे भूतों को खाना दे रहा था। लड़की जो महिमा, उन्होंने एक्चुअली बर्थ दिया था उस बच्चे को, जो जिनका बच्चा था। हाँ, तो वही स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि हम अलग अलग हॉरर पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते रहते हैं, अलग अलग लोग लेके आते हैं जो हॉरर किस्से अपने बताते हैं, रियल किस्से बताते हैं। पर हर हॉरर पॉडकास्ट में आपका कमेंट जरूर होता है कि भाई इस बंदे को जरूर लाना है, इस बंदे को जरूर देखना है पॉडकास्ट पे दोबारा। हाईली डिमांड है इस बंदे की, तो हमने बुला ही लिया भाई। अक्षय वशिष्ठ भाई, स्वागत है आपका भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भाई लोग बहुत ज्यादा पागल है आपके पीछे, ये कह सकते हैं इस तरीके से कि भाई ये बंदा बढ़िया सुनाता है, जेन्युइन किस्से सुनाता है भाई। आज हम जैसे भाई ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे ना, कि स्टार्टिंग का टाइम था जब रियल हिट पे आए थे, हाँ, तब से अब तक इतने केसेस हैं, इतना सब कुछ प्यार है रियल हिट की वजह से, लोग जानते हैं। और वो सारी चीज़ें हैं जो मेंटेन करके चल रही है। और मेरे को आज भी याद है, शुभम भाई ने बोला था, भाई ऑडियंस रियल हिट की आएगी, कंसिस्टेंसी अपनी बना के रखना। बस उसी चीज़ पर काम चल रहा है, और जनता ही केसेस भेज रही है। केसेस हम बता रहे हैं, जो रियल केसेस आ रहे हैं विद प्रूफ, जो रिकॉर्डिंग्स होती है, प्रूफ्स होते हैं। तो वही जनता के लिए कुछ नया कंटेंट लेके आए हैं, जैसे कि रियल हिट सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म है सबका, हमारा। तो आज देखते हैं, करते हैं इंसिडेंट कवर। भाई देखा है हमने, तो तब से आप भी रेगुलर लगे हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, बढ़िया कंटेंट आप बना रहे हो। हमने भी आपका चैनल बहुत वगैरह देखते रहते हैं भाई, कि यहाँ कंसिस्टेंटली आप काम कर रहे हो, बढ़िया बढ़िया कहानियाँ सुनाते हो। और इससे पहले हम आज की कहानी पे जाए, मैं ऑडियंस से बोल दूँ, बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है। स्टार्टिंग में लोगों को थोड़ा सा हम दे दें शाउट आउट। भाई बहुत से लोग जो बिना सब्सक्राइब हुए हमारे पॉडकास्ट एंजॉय करते हैं, भाई फटाफट से जाओ, लाल बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद आप कहानी कंटिन्यू करते हैं, चालू करते हैं भाई, चलो। सो भाई, जैसे कि मालूम है कि रियल इंसिडेंट आते हैं अलग अलग जगह से, तो आज का जो पहला किस्सा मैं बताने वाला हूँ, वो हमारे पास आया बिहार पंजाब, दोनों लोकेशन उसमें मिक्स है। अच्छा। तो ये पूरा पूरा जो परिवार है, ये स्टार्टिंग में ही बिहार को छोड़ के पंजाब की तरफ मूव हो गया था। और जो बताने वाले हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम विवेक है। और पहले ही जनता को मैं ये बता दूं कि इस केस में जो कुछ चीज़ें बहुत अलग हैं जो होने वाली हैं, वो ये है कि इस केस में मल्टीपल पोजेशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पड़ोसियों का ही लगभग हाथ था। जैसे कि अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ किस्से को। तो ये किस्सा पूरा 2001 से स्टार्ट हुआ, और जो विवेक थे उस टाइम पर मुश्किल से 4-5 साल के रहे होंगे। तो उनके जैसे जैसे वो बड़े होते रहे, उन्होंने अपने मम्मी पापा से पूछा कि क्या हुआ, हमारे इतने बुरे दिन कैसे आए, क्योंकि एक टाइम पे इनके जो दिन थे वो काफ़ी अच्छे रहे। इनके जो पापा थे, तो वो मछलियों का बिजनेस किया करते थे, और जो अदर जैसे मम्मी और बहन जो थी, घर में 5 लोग थे मेनली, और नाना नानी थे। 5 जो लोग थे, 3-4 तो भाई बहन थे, मम्मी पापा थे। तो पापा मछलियों का बिजनेस करते थे, मम्मी और बहन मिलके जो खेती बाड़ी होती है वो सारा संभालते थे सीजन वाइज। तो विवेक इस टाइम पे क्या थे, सही चल रहा था घर परिवार में सब कुछ, और जिस तरीके से एक छोटा बच्चा खेलता है, खेलते रहते थे। तो क्या हुआ, इनने 2001 में 20,000 रुपये अच्छे खासे जोड़ लिए थे। और वो क्योंकि लड़के 3 थे, लड़की 1 थी, शादियों के लिए पैसा जोड़ा हुआ था। लेकिन जैसे होता है कि घर की जो भाग दौड़ होती है वो नानी के हाथ में थी उस टाइम पे, तो पैसे सारे उनके पास पकड़ा दिए, चाबी भी उन्हीं के पास थी। तो घर में जैसे आसपास के मेहमान आते रहते हैं, तो उनकी नज़र पड़ गई थी उस पैसे पे। तो जब वो घर वाले आए, तो एक टाइम पे ऐसा हुआ कि कहीं फंक्शन अटेंड करने जाना था। फंक्शन अटेंड करके घर पे आते हैं, तो देखते हैं कि घर का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, और लगभग जितने भी पैसे हैं वो सारे चोरी हो चुके हैं। 20,000 रकम 2001 में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आज के टाइम पे तो लोग ऐसे ही खर्च कर देते हैं। तो ये चीज़ नानी की एकदम से नज़र पड़ती है कि एक 500 का नोट पड़ा हुआ उस टाइम पे। तो जब वो घर के अंदर जाती है, देखती है, तो भाई सारे पैसे चोरी हो चुके थे। और घर में मातम का माहौल हो गया था, क्योंकि पैसे जोड़ने में बहुत वक्त लगता है। बिहार को छोड़ के पंजाब के एक टाउन में रह रहे थे, उसका नाम तो लेना ठीक नहीं रहेगा। तो इन्होंने क्या करा, पता लगाने की कोशिश की। तो उस टाइम पर जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट था, इतना स्ट्रोंग नहीं था बातचीत करने में, निकालने में। 2001 की बात मैं कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहीं अपनी एक गुरुमा थी, उनसे बात करी
जो इनसे घर के 50 किलोमीटर दूर रहती थी। तो उन गुरुमा ने बताया कि आपके पैसे कहीं बाहर वालों ने चोरी नहीं करे, आपके आसपास ही लोग रहते हैं, उन्होंने आपके पैसे चोरी करे हैं। तो इनके पापा कुछ टाइम पहले तक ड्रिंक करते थे, उन्होंने ड्रिंक क्विट की थी, लेकिन ये जो सदमा लगा इस चक्कर में उन्होंने फिर दोबारा ड्रिंक स्टार्ट करी। तो जब इनकी पिताजी को पता चला यार हमारे घर के आसपास वाले लोगों ने ही पैसे चोरी करे हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने घर आते हैं और उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं कि आपने हमारे पैसे चोरी करे हैं, हमें कहीं से पता चला है। तो भाई कौन एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को कि हमने पैसे चोरी करे हैं। तो इनके पापा ने जाके पुलिस वालों में कंप्लेंट कर दी कि ऐसे ये 4 जने हैं जो हमारे रिश्ते में ही लगते हैं आसपास में, इन्होंने हमारे घर से 20,000 रुपये चुराए हैं। तो सुबह के टाइम पे कंप्लेंट की थी और शाम तक पुलिस वालों ने उन चारों लोगों को उठा लिया। तो वो लोग भी भाई शाणे थे, पैसे चोरी करे, उसी पैसे में से कुछ एडजस्ट वगैरह करके वो वापस आ गए। तो फिर इनके पापा ने आज बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और ड्रिंक करने के बाद सबको गालियाँ देनी शुरू कर दी कि तुमने हमारे पैसे चुराए हैं, मुझे मालूम पड़ गया। तो उनमें से एक इंसान था जो चाहता था कि यार इसका मैं कैसे भी मुंह बंद कर दूं। वो इंसान आके बोलता है कि अगर आपको लगता है कि हमने आपके पैसे चोरी करे हैं, हालांकि उसने चोरी कर रखे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस से ये चीज़ बोली कि अगर आपको लगता है कि हमने आपके पैसे चोरी करे हैं तो आप प्रूफ कर दो, आप प्रूफ कर दोगे तो हम आपके पैसे दे देंगे अगर हमारे पास होंगे तो इसके पापा ने बोला एक काम करना, कल सुबह ना आप मेरे साथ चलना, मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा। तो अगले दिन ये भी इंसान तैयार हो गया, क्योंकि इस इंसान को नहीं पता था ये किसी ऐसे के टच में है जो भाई देख के बता देगा कि चोरी वोरी तुमने करी है। वही 50 किलोमीटर दूर गुरु माँ के पास जाते हैं और गुरु माँ सीधा देखते ही बोल देती है इसके पापा को, विवेक के, कि तुम तो चोर को ही अपने साथ लेके आ गए। तो वो जो दूसरा बंदा था वो एकदम से ऑफेंड भी होता है, थोड़ा सा घबरा भी जाता है। तो वो दूसरा बंदा बोलता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हमने चोरी की है, मैंने चोरी किया है। तो वो बताती है कि 3 दिन पहले जब तुम सारे जितने भी लोग थे दारू पी रहे थे, जब प्लान बना रहे थे कि हम इनके घर से पैसे उड़ाएंगे, हमें पता है पैसे कहाँ रखे हैं, तो तुमने सोचा था कि तुम बच जाओगे। तो एकदम से घबरा जाता है कि यार ये बात तो थोड़ी सीक्रेट थी कि हम ऐसे दारू पीते वक्त प्लान बना रहे थे। तो वहां पर वो इंसान बोल देता है ठीक है हमने लिए और घर जाके मैं पैसे दे दूंगा। वहां से ये लोग घर आते हैं और घर आते आते शाम हो जाती है। तो इसके पापा को लगता है कि भाई सुबह शायद ये पैसे दे देंगे। सुबह वो जो इंसान था जो साथ में गया था वो क्या करता है, अपने सारा घर का सामान बिखेर के और पुलिस कंप्लेंट विवेक के पापा के ऊपर ही डाल देता है कि इन्होंने हमारे घर के पैसे चोरी करे हैं। अच्छा। उन्हीं पर इल्जाम डाल देते हैं। अब पुलिस वालों को तो पता ही था ये केस क्या चल रहा है। पुलिस वालों ने विवेक के पापा को उठाया और उठाने के बाद लेके गए अपने साथ जेल में, वहां पे लॉकर में, और बातचीत करने के बाद उन चारों को भी बुला लिया। भाई आपका पता है किसने क्या कर रखा है, ये शरीफ सा आदमी है, अपने मछलियों का काम करता है, तुम इसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुमने पैसे लिए हैं तो दे दो। और जो दरोगा था उससे छोटे वाले कुछ बिके हुए थे, तो दरोगा को पता तो चल ही जाता है कि क्या चल रहा है। उसने साफ साफ बता दिया कि तुमने पहले भी अपने आप को छुड़वाने के लिए अंदर अंदर पैसे खिलाए थे और एक शरीफ से इंसान को तुम फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तो कोशिश करो कि अपने निपटा लो और पैसे दे दो इनके। तो वहां पर से वो इंसान जो विवेक के पापा थे वो छूट जाते हैं। तो ये जो विवेक के पापा थे ये गुरु माँ के पास जाते हैं दोबारा और उनसे बोलते हैं कि माँ, मैं एक लगे हाथ ना पकड़ना चाह रहा हूँ कि कोई मेरे सामने आके ना पकड़ा जाए कि इन्होंने हमारे पैसे लिए हैं। तो गुरु माँ बोलती है कि तुमने बताया था तुम्हारे घर के बाहर ना 500 का नोट मिला था, वो एक बार मुझे दो। तो 500 का नोट लेके कागज में बांध देती है कुछ अभिमंत्रित मंत्र करके और बोल देती है अपने घर के पेड़ के आगे ना इसे टांग देना, जो भी चोर होगा इसे लेने के लिए आएगा और लगे हाथ उसे दबोच लेना। इसके पापा घर आते रात के टाइम पे, अच्छी तरीके से इधर उधर देखते कोई नहीं है ना, पेड़ पे वो कागज टांग देते हैं। बताया था कि 10-12 घंटे के अंदर वो इंसान जो चोर होगा वो आके पैसे निकालने की कोशिश करेगा। तो इसके पापा बैठे रहते, पूरी रात जगे रहे। सुबह के जब 10 बजने वाले थे तो एकदम से देखते एक आदमी निकल के आता है और वो कागज निकालने की कोशिश करता है। कहाँ से नहीं पता, जैसा होता ना देखते ही वशीकरण हो गया, अट्रैक्ट हो गया। तो इसके पापा पकड़ते कि अब बता, अब तू इस कागज को चुराने क्यों आया, इसमें पैसे रखे थे, तुझे कैसे पता चला। तो वो इंसान एकदम से होश में आता है कि यार ये कैसे हो गया, मतलब मैं कैसे आ गया यहाँ पर। फिर बोला कि तूने मेरे पैसे चोरी करे हैं, तुम सब मिलके पैसे दे दो वरना तुम्हारा बहुत बुरा होगा। आज रात भी इसके पापा ने बहुत ड्रिंक करी और आज रात क्या करें, इसके पापा ने हद से ज्यादा गालियां दे दी उनको, माँ बहन की और दुनिया भर की गालियां दे दी। तो वहां से क्या हुआ भाई, वो जो 4 जने थे ना वो चिढ़ गए बुरी तरीके से कि अब नहीं छोड़ेंगे इन्हें, कि पैसे तक का मामला तो ठीक था, इन्होंने तो गाली गलौज कर दी, माँ बहन की, सारे रिश्तेदार ऐसे वैसे घेर लिए। उन चारों ने क्या करा, विवेक की मम्मी के ऊपर मारण क्रिया करवा दी, जो विवेक की मम्मी थी। अब ये कैसे पता चला भाई, इनकी मम्मी की जो एक्टिविटी थी वो पूरी तरीके से बदल गई, लेकिन जैसे होता है ना हल्ला गुल्ला होता है, कुछ होता है
इनकी मम्मी का क्या सीन था कि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, वॉमिटिंग आ रही है और बहुत ज़्यादा वज़न गिर गया। तो उस टाइम पर विवेक भी जो था, मैंने जैसे बताया 5-6 साल का था, तो वो पलती उम्र होती है जहाँ पर वो देख रहा है मम्मी के साथ क्या हो रहा है और एक बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें छप-सी जाती है। एक बेटी थी जो सेवा कर रही थी, तो इन्हें ये तो पता चल गया था कि गुरु माँ जो है वो देख के चीज़ें बता सकती है, पर इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये पता करना शुरू करते हैं कि यार 1-2 महीने निकल गए और अब सिंपल सी चीज़ है, जब घर का एक इतना बड़ा सदस्य बीमार हो जाएगा तो ये चोरी-चकारी से ध्यान हट जाता है कि इंसान की ज़िंदगी बचाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ये करा भी इस मकसद से गया था, इनको इस चीज़ में बिज़ी कर दो। और भाई ये चीज़ ना आप ऑडियंस भी ध्यान से सुनना और आप भी ध्यान से सुनना कि यहाँ से ये जो शुरुआत हुई है कहाँ तक जाएगी। ये अपने पता करना शुरू कर दे कि यार कहीं पता करे कोई ऐसा इंसान मिले जो इस मारण क्रिया को कटवाए या फिर काट करे इस चीज़ के। अभी तक इन्हें ये तो पता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, किसने करा है, क्या करा है, ये नहीं पता। तो उनकी बस तबीयत खराब हो रही थी मेन बस चीज़। तबीयत खराब। अभी आगे वो सीन भी आएगा जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, हल्ला-गुल्ला। यहाँ पर सब कुछ शांत था। नॉर्मली जैसे होता है कि वॉमिटिंग आ रही है और कुछ ना खाने के बाद भी वॉमिटिंग आ रही है, ये सारी चीज़ें चल रही थी, डॉक्टर्स को दिखाया गया। तो इस चीज़ में भी इनके बहुत ज़्यादा पैसे लग गए थे क्योंकि आम इंसान शुरू में इन सब चीज़ों पे भरोसा ना करके पहले डॉक्टर के पास जाता है। अब जब पता है कि आपको कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिल रहा जो पहले ही बता दे कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है, गुरु माँ शायद थी नहीं, उनके पास ये गए नहीं या डिस्प्यूट हो गया। क्योंकि एक चीज़ आपने सुनी होगी कि कोई भी इंसान ना नाम नहीं लेता कि उसने करा है। और इसको पता चल गया था विवेक के पापा को, तो विवेक के पापा उस इंसान को डायरेक्ट ले गए थे। तो वो डिस्प्यूट वाला सीन हो गया कि इस इंसान को तुम सामने लेके आ गए। धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो इसकी मम्मी को अलग-अलग हॉस्पिटल में लेके गए, सबने हाथ खड़े कर दिए। क्योंकि रिपोर्ट्स में कुछ आ नहीं रहा था। तो इन्होंने पता करना शुरू करा, तो घर से कुछ किलोमीटर दूरी पे एक इंसान बैठा हुआ था जो बताता था कि मैं सिद्धि पुरुष हूँ। जब ये वहाँ लेके गए ना, तब पहली बार इसकी मम्मी के अंदर की एंटिटीज़ बाहर निकली और उन्होंने इस इंसान को, जो सिद्धि पुरुष इंसान था, उसको देख के हँसना शुरू कर दिया कि तू क्या कर लेगा? तू निकाल लेगा? तुझे लगता है तेरे अंदर इतनी सिद्धि है कि तू कर लेगा? सारी चीज़ों को निकाल देगा हमें? हमें, 1-2 नहीं हमें। तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा संख्या में थे, वो जो वहाँ पर भूत-प्रेत आ रखे थे, तो उस इंसान ने साफ देख के बता दिया कि भाई मैं हाथ खड़े करता हूँ, मेरे बस की नहीं है। वो एंटिटी देख के साफ-साफ हँसने लग रही है, तो उसने बोला कि आपको ना फैज़लकाबाद या फिर एक जगह है पंजाब में, वहाँ पर आप चलो, वहाँ पर मेरे गुरुजी हैं, उनसे मैं एक बार बात करता हूँ। तो उसी टाइम उसने शिष्य ने, उस टाइम पर भाई एसटीडी पीसीओ ये वाली सर्विसेज होती थी, तो फ़ोन करके उससे गुरुजी से बात करी कि गुरुजी ऐसे-ऐसे मेरे से ऊँची शक्तियाँ आ रखी हैं और बहुत ज़्यादा बिगड़ा केस है, 1-2 महीने हो चुके हैं और माताजी जाने की कगार पे हैं। तो जो किस्मत में लिखा था कि ये लोग बस करते हैं और बस पकड़ के सीधा उन गुरुजी के पास पहुँचते हैं। तो वहाँ गुरुजी के पास जब ये पहुँचते हैं तो गुरुजी बैठे हुए थे, वो देखते हैं कि अच्छा, अब ये जो गुरुजी थे ये एक्चुअली में गुरुजी थे। और जो सामने वाली एंटिटीज़ थी उनने पहले तो पहचाना नहीं कि ये सामने बैठा कौन है। तो जैसे ही मम्मी आई, इनके सामने भी हँसना शुरू कर दिया कि तू क्या करेगा? तू इसका गुरु है, तू निकाल देगा? तू हटा देगा? हमें तेरे को लगता है कि तू इस तरीके से हटा देगा? तो जो गुरुजी थे बस वो एक बार ऊपर से नीचे देखते हैं और बोलते हैं कि तुम गिन के 7-8 जने हो। मतलब उस फीमेल के अंदर, विवेक की मम्मी के अंदर 7-8 एंटिटीज़ हैं। ये दिख जाता उन्हें ये क्लियर। गुरुजी साफ बता देते हैं कि तुम 7-8 हो, एक बार ज़रा मेरे पीछे फ़ौज देखना। तो जब दिखी फ़ौज, तो वहाँ पर सैकड़ों ऐसे मशान, भूत, प्रेत, चुड़ैल जो थे उन्होंने सिद्ध कर रखे थे। उन्होंने बोला कि अब अगर मैं इन सबको तुम्हारे पीछे छोड़ दूँ या तुम्हारे ऊपर छोड़ दूँ तो तुम्हें पता है तुम्हारा क्या होगा? तो वहाँ पर जो एंटिटीज़ थी वो थोड़ा-सा घबरा जाती हैं। वो बोलती है कि देखो गुरुजी, हमें हम अपनी मर्ज़ी से तो आए नहीं हैं। हमें छोड़ा इनके बगल वाले, इनके रिश्तेदारों ने ही है। इनका इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था पैसों को लेके, हमें तो क्या करना होता है, हमें भोग दे के इनके ऊपर भेजें और मारने के लिए बोला है, मारण क्रिया की हुई है। तो गुरुजी साफ-साफ बोलते हैं कि एक काम करो, मैं इससे पहले तुम्हें कुछ हानि पहुँचाऊँ, तुम खुद निकल जाओ। तो बोले कि हम ऐसे नहीं जाएँगे, आप एक काम करो, आप जो अपनी तरफ से कर सकते हो कर दो, हमें निकाल दो, हम जाने को तैयार हैं, पर आपको पता है अगर हमें कुछ बोला गया तो हमें वो तो करना ही पड़ेगा। हमें बोला हुआ है सीधा-सीधा इसकी मम्मी को खत्म करना है, लेके जाना है। तो गुरुजी ने अपनी तरफ से क्या करा, एक ताबीज़ बना के दे दिया। अब गुरुजी ने भी थोड़ा-सा हल्के में ले लिया था इन सब चीज़ों को। गुरुजी ने एक ताबीज़ बना दिया और ताबीज़ देके इन्हें भेज दिया कि तुम जाओ, अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तो जब ये बस में वापस आ रहे थे ना, तो जो गुरुजी का शिष्य बैठा हुआ था, उसकी नज़र पड़ती है। वो सामने-सामने देखता है इसकी मम्मी के गले से ताबीज़ किसी ने पकड़ा, जो अदृश्य था, और ताबीज़ फेंका ज़मीन पे।
बस के अंदर ही। वो सिर्फ उसी को दिख रहा है। वो सिर्फ उसको दिखा क्योंकि घर वालों का ध्यान नहीं था। अब जब शिष्य बैठा था वो यही देखता ना, गुरुजी ने ऐसा क्या दिया है, दिव्य है कुछ, हमें भी ये शिक्षा एक बारी को मिलेगी। तो वो ताबीज जैसे नीचे पड़ा वो बहुत ज्यादा घबरा गया, और इसकी मम्मी जो थी, जो अभी तक बस में ऐसे बैठी थी, सीधा यूं हो गई। एक बार यूं नीचे करा और फिर शिष्य की तरफ देख के बस उसको इस तरीके से घूरना शुरू करा, तो वो समझ गया कि भाई प्रभाव बहुत है इस एंटिटी का जिसने भी ये चीज करी है। ये बोलता है भाई बस से अगले स्टॉप पे उतरो और गुरुजी को फोन करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ फिर दोबारा दिक्कत हो रही है। ये बस से उतरता है, शिष्य जो है गुरुजी को फोन करता है कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया, और ताबीज जो है सीधा उतर के नीचे गिर चुका है। तो ये जो गुरुजी थे वो भी समझ चुके थे, भाई दूसरी पार्टी को पता चल गया कि इन्होंने उतारा करवा लिया है। तो गुरुजी ने बोला कि एक काम करो, इनको घर तक मत पहुंचने देना, इन्हें वापस लेके आ जाओ मेरे पास। शिष्य अपनी तरफ से इन्हें वापस लेके जाता है गुरुजी के पास। और जब गुरुजी के पास लेके जाता है तो गुरुजी अब देखते हैं कि भाई अब इसके पास कम से कम 30-40 ऐसे ऐसे प्रेत आ रखे हैं जो हैं शक्तिशाली। तो गुरुजी सामने सामने बात करना शुरू करते हैं कि तुम क्या चाहते हो। तो वो बताते कि तुमने उन्हें भेज दिया, उन्होंने उठा के हमें भेज दिया, मतलब तुमने इससे पहले वाले हटा दिए, अब हमें भेज दिया। तो गुरुजी ने बोला तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ ही आओ ना, मैं तुम्हें भोग दूंगा, तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, इतने सारे बैठे हुए हैं मेरे साथ, तुम भी हम में शामिल हो जाओ। तो वो जो एंटिटीज थी वो ये तो देख रही थी भाई जो सिद्ध गुरुजी है जो इस तरफ के हैं वो भोग देते हैं, शराब का भोग भी देते हैं, कलेजी वलेजी मीट मच्छी भी देते हैं। तो एक बारी को एंटिटीज हंस के बोलती है कि हमारा तो बहुत मन है तुम्हारे साथ आने का, लेकिन जो हमें कार्य दिया वो तो हमें करना पड़ेगा। तो गुरुजी इस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और वहाँ महादेव का एक त्रिशूल रखा था, वो त्रिशूल जमीन पे मारते ही वो जो एंटिटीज थी वो बोलना शुरू कर दिए कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें हटा दो, हम चले जाएंगे। गुरुजी ने क्या करा, मारण क्रिया की उस टाइम पर काट करी। उधर 3-4 दिन का हवन चला, वहीं पर पूरा परिवार रहा, और नानी जो थी वो घर पे रही, बाकी सारा वहां से मारण क्रिया पूरी साफ कर दी। लेकिन गुरुजी ने एक बात बोली थी कि एक काम करना, तुम जितनी जल्दी हो सके ना थोड़े दिनों के लिए इन रिश्तेदारों से दूर हो जाओ। क्योंकि हो क्या रहा था, लोग अक्सर सामने से चल के जाते तो उनके पैर की मिट्टी उठा ली, या कपड़े सूख रहे तो सब कपड़े उठा लिए, कुछ भी ऐसी चीज डीएनए के तौर पे ले लेते थे जिससे वो क्रिया कर देते थे। अब सिंपल सी चीज है, बाबा सिद्ध एक और कॉम्पिटिटर में 4-5 बैठे हैं, तो भाई अगर 5 तांत्रिक भी वहां से कोशिश करेंगे तो एक पे तो भारी पड़ेंगे। और ये चीज भी आगे हुई। इन्होंने क्या करा, जो सबसे बड़े वाला बेटा था, विवेक तो तीसरे नंबर पे था, सबसे बड़े वाला जो बेटा था उसका नाम हम प्रदीप रख लेते हैं। तो प्रदीप का रिश्ता देखने लगे कि यार हम एक काम करते हैं, इसकी शादी करवा देते हैं। अब देखना है यहाँ से सस्पेंस कैसे बदल के आएगा। इन्होंने क्या करा, 3-4 महीने में जितनी जल्दी हो सके प्रदीप के लिए एक लड़की ढूंढनी शुरू करी, और बिहार के एक एरिया में एक लड़की मिल गई। तो इन्होंने कहा हम बिहार जाएंगे और वहीं से अपने बेटे की शादी वगैरह करवाएंगे, और वहां से अपना रह के कम से कम 3-4 महीने फिर हम पंजाब वापस आएंगे, तब तक सब कुछ शांत हो जाएगा। अब जो पड़ोसी थे उनकी नजर थी कि ये साले अच्छे से रह कैसे रहे हैं, ये अभी तक मरे क्यों नहीं, इनके घर का कभी अभी तक एक भी नहीं मरा हुआ, किसके ये टच में हैं, कैसे ये बच रहे हैं, उस उनके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी। ये क्या करते हैं, प्रदीप की शादी के लिए पहुंच जाते हैं सीधा बिहार। और जो सबसे मजे की चीज थी, जो पंजाब में जितने भी रिश्तेदार इनके रह रहे थे ना, उनकी भी बिहार में कहीं ना कहीं जान पहचान थी। तो इन्होंने क्या करा, फोन करके वहां बता दिया कि ये यहाँ से निकल गए, वहां आएंगे, तो अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इन्हें कैसे मारोगे। अब ये जो दुश्मनी है ये पंजाब से बिहार तक पहुंच गई। ये ट्रेन से बिहार उतरे हैं, और वहां पर एक रिश्तेदार पहले से ही मौके वारदात पर मौजूद था। वो आते ही सीधा प्रदीप जो सबसे बड़ा वाला लड़का है उसके कंधे में हाथ रखता है, और भाई इतने दिनों बाद आया, कैसा है, बढ़िया, ये हुआ। तो ये सारे सामान उतार रहे थे, इनका ध्यान गया नहीं। जब तक विवेक के पापा ने देखा तब तक तो उस बंदे ने इसके जो प्रदीप भाई है उसका पान खिला दिया। अच्छा। वो पान में भाई पता नहीं क्या था क्या नहीं था। तो इसके पापा ने जैसे ही देखा वो सामने वाला तो पान खिला रहा है, और वो उन्हीं का रिश्तेदार है। तो इसके पापा ने डांटा कि तुझे शर्म आनी चाहिए, इतनी मुश्किल से हमारे लाखों रुपए कट लगे हैं तेरी मम्मी के इलाज में, और गुरुजी ने बोला था कि तेरे को ये सब कुछ नहीं करना, तू भाई यहाँ पे बैठ के पान खाने लग रहा है। तो ये बताता है पापा इतने दिनों बाद आया था, वो दोस्त एकदम से सामने आ गया, उसने पान दे दिया, मैं कैसे मना कर देता, ये वो करके इनका ठीक है। अपने बिहार वाले घर में आते हैं, भव्य स्वागत होता है क्योंकि पहले अच्छा कारोबार था, सब कुछ बढ़िया था, जो बाकी रिलेटिव्स थे उन्होंने स्वागत किया। रात की शादी होती है बिहार में, लड़की पसंद करी थी, लड़की आई और लड़की से शादी वादी की। तो जब ये बारात लेके गए थे तो वहां पर पहले ऐसा होता था 2001 से लेके 2005 में कि शादियों में ना लड़की को बचा के रखते थे,
क्योंकि कहा जाता है बिहार में ये भूत प्रेत के सीन बहुत होते थे पहले, की लड़की के ऊपर आ ही जाती थी आत्मा। जैसे शादी होती है पर्टिकुलरली उसी दिन। जिस दिन विदाई का टाइम होता है ना, उस दिन ये कुछ ना कुछ ऐसा सीन होता ही है कि लड़की के ऊपर भूत प्रेत 2001 से 5 में मेंशन किया था। उस टाइम पे आप पता करना, किसी से भी होता ही था कि बारात लेके जा रहे तो दुल्हन एकदम से पोजेस हो जाती थी कहीं ना कहीं पे। तो इन्होंने क्या करा, शादी वादी करी, और बारात जो थी, मतलब जैसे शादी रात को निपटी, तो वहां पर ये एक रिचुअल होता है कि आप चाहो तो दिन में विदाई कर दो या फिर अगले दिन शाम को। तो परिवार वालों ने बोला भाई हम शाम को विदाई करेंगे, थोड़ा सा वक्त हमें अपनी बच्ची के साथ गुजारने। तो सुबह सारी बारात उठती है, फ्रेश व्रेश होती है, थोड़ा घूमती फिरती है। और इस टाइम पे जो प्रदीप थे ना, जिन्होंने पान खाया था, उनका दिमाग घूम गया था। वो पता नहीं कहाँ ही रहने लगे, वो जैसे बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे। इन्होंने क्या करा, वक्त गुजरा और वो जो लड़की थी, शाम होते ही विदाई के लिए 2 टेम्पो मंगाए। उस टाइम पे भाई ये टेम्पो ही चलते थे। एक में लड़का लड़की और थोड़े परिवार वालों को छोड़ा, दूसरे में बाकी लोगों को छोड़ा, और इन्होंने विदा करा बिहार के प्रदीप जो लड़के थे उनके घर की तरफ। ये जा रहे थे और एक पुलिया आई, पुलिया पे जो दुल्हन थी वो हो गई पोजेस। उसके ऊपर कोई एंटिटी आ गई पुलिया के ऊपर एग्जैक्टली, और पुलिया वहीं पे टेम्पो वम्पू सारे रुकवा दिए। और पुलिया पे क्या पूछा गया कि वो जो प्रदीप था उसे बोला भाई तुम अपनी पूछो इससे क्या हुआ है। तो वहां पर उसके ऊपर एंटिटी आ रखी थी लड़की के ऊपर, और लड़की बोलना शुरू करती है कि ऐसा है, मैं तो अपने लड्डू का भोजन लेने आई हूँ, मेरे लिए ये जितने भी लड्डू है ये तुम इसमें फेंक दो पुलिया में और मैं चला जाऊंगा। तो इनका यही था यार, अगर किसी एंटिटी से भी नॉर्मली बात हो रही है, वो साला लड्डू मांग रहा, फेंक दो लड्डू, लड्डू और आ जाएंगे। उसने क्या करा, प्रदीप ने सारे लड्डू फेंके, वो एंटिटी वहां से निकल गई। हाँ। ये हो गए नॉर्मल। अब इसका भी कनेक्शन है। ये आ जाते हैं घर, और घर पे आने के बाद मुश्किल से, जैसे बिहार वाले घर पे आए, मुश्किल से इनका 1 महीना भी मुश्किल हुआ होगा। वो जो लड़की आई थी ना बहू रानी के रूप में, भाई उसने घर में कलेश करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे घर में इतने मेंबर है, मेरे से इतना काम नहीं होता, अच्छा। मेरे से इतने बर्तन नहीं मांजे जाते, इतना खाना कौन बनाएगा, 3-3 4-4 टाइम का कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कभी कोई रिश्तेदार आ रहा है कभी कोई रिश्तेदार जा रहा है। नई नई जब बहू आती है तो उसे देखने भी दुनिया भर के लोग आते हैं, तो कभी चाय बन रही है कभी कुछ बन रहा है। उसने इस तरीके से लड़ाई झगड़े घर में शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे लड़ाई झगड़े होते होते उसने क्या करा, एक दिन वो खाना बना रही थी, और विवेक उस टाइम पे अपनी आंखों से सारी चीजें देख रहा था कि घर में आए दिन झगड़े हो रहे, जबकि नई बहू रानी आई है। विवेक उस टाइम पे मुश्किल से 6-7 साल का रहा होगा। इसने देखा एक दिन जो इसकी तो भाभी लगी, भाभी जो इसकी अपने उसमें चूल्हे में खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते जैसे इसने बोला होगा भाभी कि मुझे भी 2 रोटी दे दो, उसने क्या करा, जो तवा था वो फेंक के मारा एक साइड, और वो सीधा घर के बाहर भागना शुरू करती है। तो अब विवेक को ऐसा लगा कि घर में सारे तो इधर उधर और क्या कोई है नहीं, ये अपनी भाभी के पीछे भागना शुरू करता, भाभी क्या हुआ भाभी क्या हुआ। तो गांव के पास एक नहर थी, उसमें भाभी ने मार दी छलांग। और ये था छोटा जो विवेक था, ये हो गया बहुत ज्यादा घबरा गया कि यार भाभी ने तो छलांग मार दी, भाभी निकले ना निकले, मैं अगर छलांग मारूंगा मैं तो गया। हालांकि हल्का फुल्का तैरना आता था, मट्टी चलने वाला पानी था। इसने देखा भाभी उस साइड से निकल गई तैर के। इसने क्या करा, ये सोचा भाई यार या पार देखा जाएगा, इसने भी छलांग मार दी। इसने छलांग क्या मारी, इसने तो ये बताया भाई मुझे तो धक्का मारा किसी ने नहर में। जैसे होता ना कि कोई एंटिटी है तो खींच लेगी, इसे मारो सबसे पहले। ये भी निकल गया पार, इसने अपने गुरुजी का नाम लेते लेते ये भी पार निकल गया। जब ये पार निकला तो उस टाइम पे इसकी भाभी ने देख के बोला बड़ी हिम्मत है तुझ में। इसने अपनी भाभी का हाथ पकड़ा कि भाभी घर चलो, वो बेहोश हो गई। एक चीज जो मैं और मेंशन करना चाहता हूँ भाई, जब ये टम्पू में आ रहे थे ना, तो सारे गांव वाले पता क्या कर रहे थे, इनके ऊपर रंग और मिट्टी फेंक रहे थे दूल्हा दुल्हन के ऊपर। वैसा क्यों? ये रिचुअल है। ये रिचुअल है, किस चीज का है अभी आएगा। तो इसके भैया भैया सब आए, प्रदीप वगैरह देखा यार दुल्हन को क्या हो रखा है ऐसे वैसे, तो घर पे लेके आते दुल्हन को। और दुल्हन जब घर पे आती है तो थोड़े दिनों में उसे लेके आ जाते पंजाब, कि भाई वहां पे देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। भाई दुल्हन एक्चुअली में पोजेस थी। वो जब पुलिया से निकली थी वो तभी पोजेस हो गई थी, और एक्चुअली में वो पोजेस तभी हो गई थी जब उसके ऊपर रंग और मिट्टी फेंकी थी। सिर्फ उसी उसी से रंग से ही, रंग गिरने से। हाँ अभी पता चलेगा आगे क्या हुआ था। ये आगे पंजाब, और पंजाब में इनके झगड़े और भी ज्यादा बढ़ गए। और ये जब वापस आए ना तो सारे रिश्तेदार खुश हो गए कि चलो अपने साथ कुछ नया लेके आए हैं एंटरटेनमेंट। अब ये नहीं पोजेस होगी तो वो तो पोजेस होगी। तो वो जो लड़की आई थी, जो बहुरानी आई थी भाई, वो आए दिन कुछ ना कुछ हरकत हो रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है घर में, लड़ाई है झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या कर रही है घर में, जैसे कि? भाई खाना ना बनाना, लड़ाई करना, बार बार इनके आपस में लड़ाई होती थी, कभी ड्रिंक करके आ गया हस्बैंड तो
बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, भाई बहनों को टाइम पे खाना ना देना, वो मम्मी की तरह कर रहे हैं कि हमारे लिए तो हमारी माँ है। वो लोग बिहार में रह गए थे, इसके मम्मी पापा, ये लोग पंजाब में आ गए, तो इनकी लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। एक दिन जो प्रदीप था उसने क्या करा, अपने पापा मम्मी को फोन करा कि एक काम करो, एक बार इसे दिखवा लो कि इसके साथ मुझे कोई दिक्कत दिख रही है, क्योंकि ये रहना नहीं चाह रही। तो जिस टाइम दिखवाने की बात चल रही थी ना, उस टाइम इस लड़की ने क्या करा, वहां पे शाउट करके एकदम से बोली, तुम किसी से ही दिखवा लो, मतलब जैसे एंटिटी आ जाती, किसी से भी दिखवा लो, जिससे दिखवाना दिखवा लो, मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर से। उस लड़की के अंदर से आवाज आई, मेल की किसी की, कि मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर से। ये समझ गए भाई कि इसके साथ कुछ ना कुछ कर रखा है। लेकिन इनके दिमाग में ये चल रहा था, यार पंजाब आए हमें मुश्किल से 2 दिन हुए हैं, किसने कर दिया, मतलब अभी तक तो साइड वाले भी एक्टिव नहीं हुए, तो करा किसने है? ये पहुंचते हैं अपने गुरुजी के पास, तो गुरुजी भाई ऐसी बात बता देते हैं कि ये कौन सा चैप्टर खुल गया। गुरुजी बोलते हैं, भाई ये और किसी ने नहीं करा, लड़की के नाना ने ही करा है। हाँ। लड़की के नाना ने करा है। तो ये पूछते हैं, लड़की के नाना ने क्यों कर दिया? तो उन्होंने बताया कि वो इस शादी के सख्त खिलाफ थे, तुम्हारा भाई प्रदीप उन्हें एक आंख पसंद नहीं है, ठीक है। और वो जो मिट्टी और रंग फेंकने वाला रिचुअल था, तो जितने भी तुम्हारे नाना के जान पहचान के आदमी थे ना, वो एक तरीके से काला जादू परफॉर्म कर रहे थे वहां पे, मिट्टी और रंग फेंक के। तो पूछा गया अब क्या करना है, तो बता दिया कि अगर मैं इसे ठीक भी कर दूंगा तो उसके नाना को भी अच्छी खासी काले जादू की विद्या है, वो फिर दोबारा इसे कर देगा। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक डिसीजन लिया कि भाई हम इसका उतारा करवा के और इसे हम भेज देंगे वापस, मतलब डाइवोर्स ले लेंगे, क्योंकि जब नाना नहीं चाहता रखना लड़की को, घर वालों ने तो भेज दी, कैसे ना कैसे रिश्ता भी हो गया, क्योंकि बताया था मैंने प्रदीप के बहुत जल्दबाजी में रिश्ता देखा गया था। तो नाना को पता चल गया कि भाई ये लड़की को रखने नहीं वाले, तो नाना जी को बुलाया उन्होंने बिहार से और बोल दिया हम आपकी लड़की को रख नहीं पाएंगे। तो नाना बोलता गया कि मैं अपनी लड़की को तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। अब ये चीज बगल वालों को भी पता चल गई, और दुश्मन दुश्मन दोस्त हो गए कि चलो भाई हम तो थे ही साथ में, ये और हो गए। अब इन दिनों क्या हुआ ना भाई, जब ये लास्ट गुरुजी के पास होके आए थे, तो इसके बाद इन्होंने गुरुजी से थोड़ा सा मिलना कम कर दिया था। और जब ये गुरुजी के पास गए थे ना कि ऐसे ऐसे दुल्हन के साथ हो गया, तो गुरुजी भी थोड़ा नाराज हो गए थे कि तुमने मुझे शादी में नहीं बुलाया, वैसे कोई काम होता तो तुम मेरे पास आते हो, तुमने वैसे मुझे शादी में बुलाया नहीं। तो इन्होंने बोला कि इतनी जल्दीबाजी में सब कुछ हुआ, यहाँ से उतारा करके ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो गुरुजी ने बोला कोई नहीं, ये तो इसके नाना के भेजे छोटी मोटी आत्माएं, इन्हें तो मैं रख लूंगा अपने पास। तो एग्जैक्टली 16 जिन थे उस औरत के ऊपर, जो उसके नाना ने भेज रखे थे कि लड़की को आप हार्म नहीं करोगे, इनका घर बर्बाद करना है आपको। तो वो क्या करा, उन सिद्ध गुरुजी ने अपने बांध के अपने पास रख लिए। ठीक है भाई, नाना जी लेके चले गए दुल्हन को, और दुल्हन को ले जाने के बाद बोल के चले गए मैं बर्बाद कर दूंगा। अब उस नाना ने क्या करा, फिर प्रदीप को टारगेट बनाया। प्रदीप के ऊपर कुछ ना कुछ होने लगा धीरे धीरे, वही घर में फिर दोबारा अब लड़का जो है वो लड़ाई करना शुरू कर रहा है, कोई ना कोई दिक्कत करना शुरू कर रहा है। तो इन्होंने फिर दोबारा किसी और से अप्रोच करा, एक चिंतपूर्णी में, वहां पर एक तालाब है, तो वहां पे बताते कि अगर आपके साथ कोई दिक्कत है ना, वहां पर आप उस तालाब में नहा के आ जाओ, तो उस तालाब के अंदर जितनी भी एंटिटीज है वो बंद जाती है। किसी ने इस तरीके से बताया कि भाई आप बाबा के पास जाते हो 50-50 100 किलोमीटर दूर, एक बारी में ले जाओ चिंतपूर्णी के पास एक तालाब है, उसमें नहला दो, सारी एंटिटीज अंदर रह जाएगी। उनमें एक एंटिटी थी जो बहुत स्ट्रांग थी, उस एंटिटी ने ये चीज सुन ली। वो एंटिटी क्या करा उसने, वो घर में ही रहेगी। बाकी सारे कितने 300 भूत थे प्रदीप के ऊपर, जो उसके नाना ने छोड़े थे, वो सारे तालाब में बंध गए। और जब ये वापिस आए ना, तो आराम से बैठे थे सारे, 2 दिन तक प्रदीप बिल्कुल नॉर्मल था, सब बहुत खुश थे कि चलो भाई फाइनली सब उतर गया। तो 2 दिन बाद वो एंटिटी निकल के आती है, और सीधा जैसे होता ना सबके सामने, विवेक जो रिकॉर्डिंग में भेजा उसने बोला भाई मेरे आंसू छूट गए थे कि मेरा भाई के अंदर से कौन बात कर रहा है। तो वो एंटिटी आके बोलती है तुम्हें क्या लगा तुम वहां लेके चले जाओगे तालाब में मिला दोगे तो मैं वहीं बंद के रह जाऊंगा? बोला मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मेरे बगल वाले मौज मस्ती करते होंगे, मैं पूरा ध्यान देता हूँ कि तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो। मैं तो यहीं रह गया था, तुम लेके चले गए 300 को बंधवा ले, चिंता मत करो शाम तक 500 और आ जाएंगे। चेतावनी दे रहा पूरी। सीधा बोल दिया कि तुम चिंता मत करो 500 और आ जाएंगे। और भाई यही हुआ। शाम को क्या हुआ, प्रदीप बाहर निकला और सीधा ठेके पे गया और वहां से दारू उठाई, और दारू उठाने के बाद घर में जितनी भी रोटियां बनी थी ना 12-13 टुकड़े तोड़ के, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, सारे भूतों को खाना दे रहा था। और भाई घर वालों ने ये चीज देखी, और मम्मी पापा बिहार में थे, इनके तो पैरों तले जमीन निकल गई। तो जो छोटे वाला भाई था प्रदीप से,
उसने बोला कि भाई एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बुला के लाता हूँ और इसको साले को बांधते हैं, कुर्सी से बांध के बेड़ियों से सब पूछेंगे है कौन। भाई वो जो लड़का था उसके अपने बिहार में अच्छे खासे दोस्त थे, उसने 7-8 बंदे बुला लिए और प्लान करा, पी तो रखिए, होश होगा नहीं, पकड़ के पूछेंगे ये भाई है कौन। तो क्या हुआ, जो प्रदीप था, प्रदीप ने अपने 7-8 दोस्तों को बुला लिया, कोई रस्सी लेके आ रहा है, कोई लोहे की बेड़ियां लेके आ रहा है, क्योंकि पता तो था इनके घर में कोई बहुत बड़ी चीज हो रही है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि हो एक्चुअली में रहा क्या है, कि कौन है क्या नहीं है। अब भाई ये जो सोच के आए थे ना, इनके ऊपर वो पलटवार हो गया। जैसे ये सोच रहे थे कि पी रखी होगी दबोच देंगे, ये उसके पास पहुंचे और प्रदीप के ऊपर एंटिटी आ गई। प्रदीप ने मारना शुरू करा, इधर उधर फेंक रहा है, 2 जने इधर, 3 जने उधर, 3 जने उधर, लेकिन फिर भी जैसा होता ना कि भाई कूद पड़ो सारे के सारे, और पकड़ के उसे बांध दिया बेड़ियों से। अब बेड़ियों से बांधने के बाद ये लोग बाहर आके डिस्कस कर रहे हैं कि कौन जाएगा अंदर पूछने के लिए, इतने में वो चल के आ गया, बेड़िया खोल खोल के 2 सेकंड के अंदर चल के आ गया कि हाँ बांध लिया। और वो होश में था प्रदीप उस टाइम पे कि भाई बांध के क्या मिला मुझे, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो बोलते हैं भाई ऐसे ऐसा सीन है। तो वो एंटिटी आके बोलने लगती है कि अगर तुम्हें लग रहा है ना तुम ऐसे मेरे बारे में पता कर लोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, किसी ऐसे इंसान को पकड़ो जो मुझे निकाल सके, क्योंकि इस बार तुम्हें बहुत बड़े बड़े धक्के मिलने वाले हैं। और ये इस चीज को समझ नहीं पाते कि धक्के क्या मिलने वाले हैं, मतलब ऐसा होने क्या वाला है कि भाई ये सारे के सारे सोच में पड़ जाते हैं। और ये जो हालत इन्होंने देखी ना, कि एंटिटी ने बोला कि मुझे निकालने वाला ढूंढो कोई, तुम ऐसे कुछ नहीं कर पाओगे, जितने भी दोस्त थे सारे भाग गए। कि भाई हमने बेड़ियों से बांधा था, 2 सेकंड में खुद चल के आ गया है। कि मतलब कितनी पावर हो गई इस बंदे में, इसने बेड़ियां खोली कैसे, जैसे ताबीज अपने आप टूटा, ये दूसरा सीन था कि बेड़िया अपने आप खुल गई, ये वाला सीन जो था। प्रदीप, वो विवेक जो है जो बता रहा है, उसने क्या करा, अपने मम्मी पापा को फोन कर दिया कि आप वापिस आ जाओ और भाई की हालत बहुत ज्यादा खराब है, और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो हमारे घर में मौतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी तक कोई मरा नहीं है लेकिन अब मरने शुरू हो जाएंगे। उधर से एक तो नाना का वो करा धरा, इधर से पड़ोसी करने लग रहे हैं सब कुछ। तो इन्होंने क्या करा, बातचीत करी, और भाई अब जो सस्पेंस खुला, ये बोले कि चलो गुरुजी से मिलने जाते हैं। ये गए गुरुजी से मिलने, इन्हें पता चला गुरुजी खत्म। उन्होंने ही कर दिया। अब ये देखते हैं कि उन्होंने करा नहीं करा, लेकिन इन्हें पता चलता है गुरुजी इस दुनिया में है नहीं। और सबसे ज्यादा बुरा पता किसे लगता है, विवेक को। क्योंकि विवेक जो लड़का था ना, वो उन गुरुजी के पास बहुत खेला। मतलब जैसे जाते हैं तो होता है ना कि गद्दी पे पैसे रखे हुए हैं तो पैसे उठा लिए, तो गुरुजी का भी बहुत लाड़ था कि विवेक को उन्होंने खिलाया था गोद में। तो इस टाइम पे इमोशनल हुआ कि भाई मैंने अपने नाना जी को खो दिया, या कोई बड़े थे उनको खो दिया, कि हम गए हमें मालूम ही नहीं था। तो उन्होंने क्या करा था, उनकी जो गद्दी संभाल रहा था उस टाइम पे उनका शिष्य था, और उस भाई को अभी संभालना नहीं आ रहा था कि सिद्धियां नई नई मिली है तो सबको एकदम से पावर कैसे पकड़ी जाए सिद्धियों पे। इसने क्या करा, इसने बोला कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, मेरे को लग नहीं रहा इन चीज़ों को संभाल पाऊंगा। तो भाई के ऊपर से जब उतारने की कोशिश करी तो भाई इसको भी झटके लगे, जो सामने बैठा बंदा था, क्योंकि गुरुजी की बात अलग थी और इसकी बात अलग थी। लेकिन उसने फिर भी क्या करा, भाई के लिए एक ताबीज दे दिया। ताबीज देने के बाद घर पे भेज दिया, और वो चीज इनको लगा दब गई, लेकिन उस ताबीज का कोई फर्क नहीं पड़ा। शाम होते ही वो फिर दोबारा ठेके पे गया, और ठेके से आके मम्मी पापा भी आ चुके थे, ठेके पे आके अपने पी पा के घर आया, और सारे घर का राशन पूरे ग्राउंड में जो आंगन वगैरह था उसमें फैला दिया। लो भोग लो, जितने भी आए हो सब भोग लो, वो जो एंटिटीज आई थी भोग लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो भाई, ये घर वाले डर गए कि यार हमें लग रहा था ताबीज से दब जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जैसी वो शाम कटी ना, कि इन्होंने गिव अप तो कर ही दिया था, एक परिवार के हाथ में कितना होगा कि इधर भी पूछ लिया, उधर भी पूछ लिया, यहाँ भी पूछ लिया, वहां भी पूछ लिया। तो अगले दिन शाम को इनकी मम्मी रोने लगी, जो विवेक की मम्मी थी, कि हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारी बहू भी चली गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो भाई वो जो प्रदीप था ना, उसके अंदर एक्चुअली में एक एंटिटी आई, जिसने पता है क्या बोलना शुरू करा, अरे तुम क्यों घबरा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं तो। यहाँ से चला गया इसका मतलब ये थोड़ी ना दुनिया छोड़ दी। और ये कौन था, वही शुद्ध गुरु जी आ गए। उन्होंने बोला ये जितने भी करने वाले हैं ना, इनको एक एक करके खत्म कर दूंगा मैं, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, कल शाम 5 बजे का वक्त का इंतजार करो तुम, और सुबह 10 बजे देखो क्या होगा। 10 बजे और 5 बजे बोल दिया। भाई बगल वालों में 10 बजे सबसे पहला इंसान जो रात को पी के सोया था वो खटिया पे सोता ही रह गया, जो करने वाला था। शाम के 5 बजे दूसरा बंदा लुढ़क गया उनमें से। अच्छा, पड़ोसियों में हाँ, से। पड़ोसियों में से जो करने वाले थे। गुरुजी काम कर रहे हैं पूरा। गुरुजी ने बोला था 10 बजे और 5 बजे का इंतजार करो, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। और 10 बजे एग्जैक्टली एक बंदा पी के सोया था खटिया पे, वो उठा ही नहीं।
5 बजे वाले की जो भाई मौत हुई, वो बंदा पता नहीं कहाँ गांव से आ रहा था, ट्रैक्टर से उतरा, और ट्रैक्टर चलते से उतरने का होता है ना, ट्रैक्टर तो भाई रुकता नहीं है, खड़खड़ करते चलता रहता, उसका पैर आया नीचे और उसके छाती पाड़ता हुआ टायर चला गया आगे। दूसरे की मौत हुई ऐसे शाम को 5 बजे के बाद। इन्हें लगा गुरुजी प्रोटेक्शन में है, ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, लेकिन विवेक को ना एक डाउट हो रहा था, यार ये गुरुजी की आवाज लग नहीं रही, ऐसा लग रहा है कोई हमारे पितर होंगे या कुछ होंगे। चलते चलते इस केस को काफी टाइम हो गया, तो इनके घर में सब कुछ शांत हो गया। फिर 2 महीने बाद इनकी मम्मी बैठी हुई थी, और जैसा होता है ना, गुरुजी को याद कर रहे हैं कि गुरुजी जब तक थे तो कितना सब कुछ सही था। गुरुजी आ गए इनके अंदर, मम्मी के अंदर 2 महीने बाद, और साक्षात बता दिया। और उस टाइम पे उनकी मम्मी रो भी रही थी। गुरुजी बोल रहे थे कि तुम मुझे खुलवा क्यों नहीं रहे, उन लोगों ने मुझे अपने पास बांध के रख लिया, उन लोगों ने अपनी एंटिटीज भेज भेज के मुझे मरवा दिया, और मुझे वहां बांध रखा है। ये तो जब एक वो होता है ना, पहरा कमजोर हो जाता है उनका, तो मैं निकल के बच्चों को देखने आ जाता हूँ, वरना उन्होंने मुझे बांध रखा है। और मैं कैसे तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ मुझे ही पता है, क्योंकि जब मैंने दोनों को खत्म करा ना, तो इन्होंने क्या करा, पूरी मशानी क्रिया मेरे ऊपर बांध दी। मशान की एक एक एंटिटी मेरे को पकड़ के खींचती है, रौंदती है। तो ऐसे पता लग जाता है कि कौन काट कर रहा है उनकी। साफ, वो तो गुरुजी भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्हें तो दिखता है, कर रहे हैं ना वो सब कुछ, उनकी फौज भी है जो। लेकिन वही है, एक बार जब आप जमीन पर रहे नहीं, तो आप भी उन्हीं का हिस्सा बन गए। तो वो बताते कि ऐसे ऐसे इन्होंने मुझे बांध रखा है। और एकदम से बोलते विवेक कहाँ है, विवेक उस टाइम घर में नहीं था। भाई विवेक खेल रहा था अपने दोस्त के साथ खेत में। तो बोले विवेक के पास भागो, उसके ऊपर क्रिया की है। ये जब विवेक के पास पहुंचे ना, तो विवेक का पता क्या हाल कर रखा था खेत में। विवेक के दोस्त ने बताया, विवेक तो लहूलुहान मिला था उन्हें, कि ये आपस में खेल रहे थे, किसी चीज ने विवेक को पकड़ा और कपड़े समेत खेत में यूं रगड़ दिया पूरा, बुरी तरीके से, अच्छी तरीके से रगड़ दिया, और पूरी बुरी तरीके से फेंक दिया। विवेक को उठा के लाए, विवेक से पहले पट्टी वट्टी करवाई, पूछी क्या हुआ, तो उसने बताया कि मेरे को 1 सेकंड के लिए गुरुजी दिखे, उसके बाद मेरे को मट्टी पलीत कर दिया, कौन था क्या था मुझे नहीं पता। अब इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने खूब पंडित दिखा लिए, खूब बाबा दिखा लिए, सब कुछ दिखा लिया, लेकिन अब तक भी इनके ऊपर की वो सारी चीजें खत्म नहीं हुई है। और अभी 2025 चल रहा है, जहां पर सारी जमीनें बिक गई, गांव के सारे मकान बिक गए, खेत खाद सब बिक गए, लेकिन अभी भी इनकी, पड़ोसियों की और उन नाना की लड़ाई अब तक चल रही है। तो वो इन पे ब्लैक मैजिक करते हैं, फिर ये काटते हैं, फिर कुछ होता है, ये चले ही जा रहा है। अब थोड़े से भाई ये कमजोर पड़ गए, क्योंकि ना तो गुरुजी रहे, गुरुजी भी बांध लिए ना इन्होंने। वो जो लास्ट टाइम जब वो आए थे प्रदीप के अंदर कि मैं हूं तो सही, मैं हूं तो सही, तो पता चल गया भाई वो बचा रहे इन्हें, पकड़ के उन्हें ही बांध लिया। तो नाना जी को भी पता लग गया, तो वो भी शामिल थे नाना जी तो दोस्त, वो बताया था ना, दुश्मन दुश्मन दोस्त हो गए, वो वाला सीन है। लेकिन अब तक, अब इमेजिन करो, ये पैसे की कहाँ बात चली थी कि 20,000 रुपए चोरी हुए थे, और कहाँ लाखों रुपए लग गए। विवेक ने बताया भाई 2025 तक हमारे 5 लाख रुपए अभी तक लग चुके हैं, जहाँ अलग अलग बाबाओं के पास हम होके आ गए, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। घर में ये वाला हिस्सा आ रखा है कि जैसे अभी लास्ट टाइम उसका मैसेज आया कि भाई मुझे लग रहा है कि मैं ही अब चला जाऊं इस दुनिया को छोड़ के, तो ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से घर की हालत हो रही है, कि घर वाले बुजुर्ग होते जा रहे हैं, भाइयों की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई, विवेक एकलौता रह गया। लेकिन उसने बोला कि मैं अपने परिवार को देख के अब कहीं से कहीं तक संतुष्ट नहीं हूँ, उसे लगता है कि शायद उसे इस दुनिया को छोड़ के चला जाना चाहिए, क्योंकि कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा उसे। तो ये एक पहला रियल इंसिडेंट है जिसका कोई हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। जैसे हम देखते हैं ना कि हर बारी भाई काट हो गई, बचा लिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बिहार, भाई बिहार सही में बड़ी। भाई। ये भी एकदम बिल्कुल नया कि कलर फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं, और वो है वो काला जादू। भाई मेरे हिसाब से ये ना जनता बताएगी हमें कमेंट सेक्शन में कि ये क्या रिचुअल था जो रंग और मिट्टी फेंकने वाला था, और वो नाना के लोग फेंक रहे थे। और जब ये टेम्पो में जा रहे थे ना, तो बाकी लोग इन्हें देख भी रहे थे, और फिर पुलिया के टाइम पे वो पोजेस भी हो गई थी। जो लड्डू लेके छोड़ दिया था। तो पूरा ये कनेक्टिविटी है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी अगर हम सोचने बैठे ना, तो ऐसा लगता है कि कड़ियां जोड़ना शुरू करें कि नाना ने उस टाइम पे किया या पड़ोसियों ने उस टाइम पे किया, अभी भी क्या चल रहा है। क्योंकि जब बात होती है कि अगर धेले भर पसंद नहीं था नाना को, तो उसने मना क्यों नहीं करा कि मत करो शादी। लेकिन एक्चुअली में विवेक ने ये चीज मेंशन करी कि बाबा जी ने बताया था कि वो इस लड़के की बलि देना चाहते थे, जो प्रदीप था उसकी बलि देनी थी, कि लड़की तो वापस वैसे भी आई जाएगी घर में, लेकिन इसकी बलि देनी है। तो अपनी बेटी को पोजेस करके वशीकरण करना था या क्या करना था, बट ले जाना प्रदीप को ही था। और एट द एंड अब प्रदीप की तो दूसरी शादी हो गई है। और ये जो लास्ट में भूत रह गया था, जो चैलेंज कर रहा था कि मैं, तुम जो पानी में चले गए थे बाकी, तो ये था किसका?
ये किसका भेज? ये तो भेजा हुआ था भाई, ये नाना का भेजा हुआ था। तो भाई अब भी उनकी फैमिली में कोई ना कोई प्रोजेक्ट होता रहता है। भाई ये सारी चीजें उनके परिवार में चलती रहती है। मेन मुद्दा ये है कि घर परिवार बिक गया, सब कुछ निकल गया, जमीनें चली गई, लेकिन जो एक गुरुजी ने मिले थे वो भी बांध लिए। तो अब भाई इनको कोई ऐसा मिल नहीं रहा जो इस चीज का सॉल्यूशन करे। और मैं तो ये भी कहूंगा भाई कि अगर कोई टूटा फूटा हो तांत्रिक तो कमेंट में ना लिखे, मैं कर दूंगा, क्योंकि वो आस लेके बैठे हैं। तो ऐसा ना हो कि वो किसी गलत रास्ते पे। जो आपके साइकिक है आपने उनसे कनेक्ट करा है? अभी मैंने कनेक्ट नहीं करा, इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं पहले एक बार इस चीज़ को पूरा अच्छा तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है। और थोड़ा सा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, क्योंकि आपने भी सुना होगा भाई, जितना पुराना उतना खतरनाक। 2001 से चलता आ रहा है। और फिर हमारे जो साइकिक है वो थोड़े साधना में चल रहे हैं इस टाइम पे। वक्त होता है अलग अलग, तो करेंगे कनेक्ट। अब जैसे भाई हम रियल केसेस बता रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को देख के, अब जैसे साइकिक का डिस्कशन हो गया तो 1000 केसेस और आ जाएंगे। वो सारे जो नए केसेस है वो ऊपर, पुराने नीचे। हम एक्चुअली में रियल इंसिडेंट कवर करने का काम कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन पे काम थोड़ी ना कर रहे हैं। बस ये होता है कि थोड़ा मदद कर पाए, वो चीज़ करने की कोशिश होती है। लेकिन जनता उम्मीद बहुत लगा लेती है। जैसे अभी हम बात करें कि साइकिक का नाम आ गया ना, तो उनको होता है ये ही है सॉल्यूशन प्रोवाइडर। क्योंकि जैसे अब ये बंदा है विवेक, इसके परिवार ने हर जगह धक्के खा लिए। अब वो हमारी वीडियो भी तो कहीं ना कहीं देख के, रियल 8 पे देखी, अब मेरे चैनल पे देखी, आए तो वो वहीं से ही है कि आस है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना रियल इंसिडेंट में, हमने बताया भाई पंजाब में ना उनको उस बाबा ने बचा लिया, तो वो होता है मैं भी पंजाब में, मुझे भी बाबा मिल जाए। हमने बताया वहाँ नेपाल में था, उसको बचा लिया उन बाबा ने, वो नेपाल वाला कॉन्टेक्ट मिल जाए। इस तरीके से कहानी चलती भाई चली। जेन्युइन लोग है भी नहीं ना, कि कोई कहता है ऊपरी ऊपरी कह दिया उतार दिया पर सोल्यूशन होता नहीं। ऐसे लोग कितने सारे भरे हुए हैं। भाई अब मैं इस पे तो क्या ही कमेंट करूं, क्योंकि मैं उन लोगों को घेरे में नहीं लेना चाहता जो शायद अच्छा भी कर रहे हो। मैं सबको घेरे में नहीं लूंगा, क्योंकि मैं ये बोल दूं हाँ ऐसे हैं वैसे हैं, 99 88 कुछ भी परसेंटेज अपनी जगह अच्छा भी कर रहे हैं, अपनी जगह बुरा भी कर रहे हैं। मेरी नज़रों में तो वो अच्छे हैं जो आपके, मतलब आप बुरा करने जा रहे हो, वो बुरा नहीं कर रहे, मेरे लिए वो अच्छे हैं कि आपका सॉल्यूशन कर देंगे। ये नहीं कि अब उनके ऊपर डाल दो। क्योंकि इन्होंने ये बताया कि भाई जब हम उन गुरुजी के पास जाते थे तो वो इस बारे में बात करते थे, आप अपना सॉल्यूशन करा लो। उनसे क्या मतलब कि उनके ऊपर फेंक दे, उनके ऊपर फेंक दे। उन्होंने भूतों से भी क्या बोला था, तुम मेरे साथ सम्मिलित हो जाओ ना, तुम मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें भोग दूंगा। उन्होंने ये कभी नहीं करा कि इसकी मारण क्रिया उसके ऊपर डाल दी। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, आप किसी के पास जाओगे तो वो, तुम उनके ऊपर कर दो, इतना पैसा लगेगा, तुम उनके ऊपर कर दो, तुम उनका खत्म कर दो। ये चीजें थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है। और ये उल्टा ऊपर करवाना फिर और भारी आता है। देखो ये तो सुना ही होगा कि 3 जने इसमें पार्टिसिपेटेंट होते हैं। मतलब एक तरीके से ये मान लो जो कर रहा है, जैसे मान लो हमारे बीच में कोई इंसान है जो करना चाहता है कि मैं सामने वाले परिवार पे करूं। फिर आता है तांत्रिक जो उस चीज पर सारी चीजें क्रिया करने तैयार है, और जिस पर हो रहा है, जिस पर हो रहा है उसकी क्या गलती है। वो तो बेचारे, आज भाई मैंने भगवान की दया से फॉर्चुनर ले लिया, अपनी मेहनत से ही तो ली है। मेरा रिश्तेदार देख के चल रहा है कि साले ने फॉर्चुनर ले ली, इसको बैठा दो जमीन पे। किसी तांत्रिक को बीच में ले लिया तो वो भी गया, मैं भी गया, और वो तांत्रिक तो कहाँ जाएगा तो उसका पता नहीं। तांत्रिक के लिए तो आप ये सुनते हो भाई कल तक यहाँ बैठता था, पता नहीं कहाँ गया। लेकिन फंस तो तीनों गए, मेरी पीढ़ी भी फंस गई, क्योंकि वो एंटिटी मुझे लेके जाएगी, फिर मेरे से अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला। और जिसने करा कर्मा तो वापस लौट के आएगा ही। बट इस वाले केस में तो भाई बहुत ही खतरनाक नेगेटिव एनर्जी है, जो जो गुरुजी थे उनको उन पे भी हावी हो गई भाई ये जो मैंने बताया नहीं कि सबसे इमोशनल मोमेंट क्या था, जब उन्हें पता चला ना कि गुरुजी रहे नहीं। और फिर मेरे को धक्का कब लगा, जब मैंने सुना कि गुरुजी ने आके बताया कि तुम मुझे खुलवा क्यों नहीं रहे, उन्होंने मुझे बांधा हुआ है। जो उन पे हावी हो गए, जो उनकी हेल्प कर रहे थे। ये तो बड़ी बात है यार। कि अपनी शक्तियों को कर करके, प्रभाव कर करके हटा ही दिया रास्ते से। भाई अगली स्टोरी पे चलते हैं। अगला केस कहाँ का है और कौन सा है? भाई ये हमारे सामने ही घटित हुई थी। हाँ। इसके बाद हमने उस लोकेशन पे जाना ही छोड़ दिया। अच्छा। ये भाई तगड़ा सीन था। ये बात होगी 2015-16 की। मैंने बहुत ही मुश्किल कहीं पे बताया होगा ये। जब हम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं ना, तो पालम, शाहाबाद, बिजवाशन, ये 3 रेलवे स्टेशन बैक टू बैक आते हैं जो हमारे द्वारका के एरिया के पास लगते हैं। और पालम से जो शाहाबाद वाला एरिया है ना, जो रेलवे स्टेशन है, वहां पर लोग बहुत बैठना पसंद करते थे, बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां से पूरा एयरपोर्ट व्यू दिखता है। मतलब वहां पर ना फेंसिंग हो रखी है, लेकिन आप प्लेन्स को ना आते जाते देख सकते हो। तो उस टाइम पर हमारी उम्र भी कुछ ऐसी रही होगी, मेरे ख्याल से 23 24 या समथिंग ऐसे। तो हमें भी शाम को ना वहां जाना बहुत पसंद था।
तो वहां पे जाते थे, बैठते थे, प्लेन वगैरह देखते थे, दोस्त यार मस्ती वस्ती करते थे। तो हमने ना ये तो सुना था यार वो एरिया हॉन्टेड है, क्योंकि उसके जस्ट बैक साइड में एक शमशान है, और वो लोकेशन काफी हॉन्टेड मानी जाती है कि उस रेलवे स्टेशन पे ना मतलब कुछ ना कुछ उन पे पटरियों पे होता रहता है। और हमें बहुत अफसोस, मैं मेरे को ये बहुत अफसोस हो रहा बताते हुए कि हमारे नोन ने भी वहां पर एक सुसाइड की है। वो पटरियों के नीचे जाके वहां कट गया था, हमें बाद में पता चला था कि यार उसने ऐसी हरकत कर ली। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही किसी एक ने बोल दिया, दोस्त था, बोला भाई एक काम करते, सामने से ट्रेन आ रही है, देखते सबसे आखिरी में कौन हटेगा। एडवाइजरी है, कोई हरकत करना मत। उस टाइम पे वो होता है ना कि करके देखते हैं, और सबको पता था अरे कूद जाएंगे कूद जाएंगे कूद जाएंगे। जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि भाई कोई हादसा हो गया होगा, सबसे आगे एक दोस्त खड़ा हुआ, उसके पीछे मैं खड़ा हुआ, सबसे पीछे हमारा एक दोस्त खड़ा हुआ जो सबसे हरामी था, जिसका हमें पता था ये धक्का दे के कूद जाएगा, वो इंसान है। भाई सामने से ट्रेन आना शुरू करती है, और हमें दिख रहा है आ रही है आ रही है आ रही है, सामने मेरे जो खड़ा था वो कूद गया। उसको देखने के बाद मैं भी कूद गया, मैंने तो सेकंड नहीं लगाया कि भाई मैं नहीं लूंगा इस चीज का रिस्क, क्योंकि सुना हुआ है ट्रेन और जब शेर आता है तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। मैं भी कूद गया। अब हम खड़े हुए हैं और तीसरा बंदा वहां खड़ा हुआ है, और हम देख रहे हैं कूदेगा 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 कूदेगा, ट्रेन आ रही है। भाई ना तो आह की आवाज आई, ना मरने की आवाज आई, ना कुछ आया, भाई वो बंदा सीधा गायब। हमने ना उन अगले 10 सेकंड में पता क्या सोच लिया था कि इसकी मम्मी को क्या जवाब देना है कि ये कैसे मरा, इसकी बॉडी हमें किस हालत में मिलेगी, ट्रेन इसे घसीट के कहाँ तक ले गई होगी, इसके साथ हुआ क्या होगा, क्या इसका कोई नामो निशान मिलेगा नहीं मिलेगा। जब वो ट्रेन वहां से चली गई ना, तो क्योंकि फ्लैश बहुत तगड़ा पड़ता है ट्रेन का, तो आप यू हो जाते हो, ऊपर ही देखते हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बंदा भाई हमें नहीं दिखा। उसके बाद वो बंदा जैसी ट्रेन निकली तब हमने देखा वो पटरियों के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, जिंदा था। हमने उसे उठाया, उसके पैर पे एक्चुअली में क्या हुआ था, कुछ पार्ट हिट हुआ। वो बता रहा था ट्रेन का पार्ट हिट हुआ है, पर हमने बिलीव नहीं करा, हमने बोला उछल के कोई मार्बल का पत्थर लग गया होगा, ट्रेन टकराती तो पैर ले वो जाती है। बीच में था या? जैसे ये इस साइड से ट्रेन जा रही है और बीच वाला हिस्सा है जहाँ थोड़ा कर्व होता है नीचे की तरफ, फिर दूसरी पटरी है, तो हम कर्व की तरफ आ गए थे, जो नीचे वाला था वो उछला और वो सीधा नीचे गिर गया, और उसकी मूवमेंट नहीं हुई। जैसे होता है ना पड़ती ही एकदम से अपने आप को संभालता है बंदा, और ट्रेन वहां से निकल गई। भाई मैंने उससे पूछा हुआ क्या, उसने मुझे बोला कि भाई पहले मुझे ना अपने वहीं लेके चलो, लाइट वाले एरिया में, यहाँ पे से लेके चलो मुझे। हमने उसे बाइक पे बैठाया, हम लेके गए उसे जो हमारा मेन मार्केट वाला एरिया है। पहले उसे नींबू पानी पिलाया, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़े सदमे से निकला है, कि उसका तो भाई अगर गलती से पैर भी अलग जाता तो वो तो गया था इस दुनिया से। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, इतना हरामी है ना, हमें ये नहीं लग रहा था इसको फर्क भी पड़ा होगा अगर ये गिरा भी है तो, लेकिन वो सदमे में था, कुछ नहीं बोल रहा। कुछ नहीं बोल रहा, बस मुझे लेके चल दो वहां पे। हम लेके गए, हमने उसे नींबू पानी वगैरह पिलाया, सिकंजी वगैरह। तब मैंने पूछा कि सच सच बता हुआ क्या, मैं तो नाम भी नहीं ले सकता उसका, घर परिवार सब जानता है इसके साथ ये हुआ है। तो उसने बताया कि भाई जब तुम लोग कूद गए ना, कूदा तो मैं भी था, लेकिन मेरे किसी चीज ने पैर पकड़ लिए, यूं करके, यूं सीधा पैर। बोला भाई जैसे जंप करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, उछल नहीं पाया, जैसे पता नहीं किसी ने नीचे से खींच लिया हो। वो बंदा बोला मैं कूद नहीं पाया ना, एज इट इज यूं लुढ़क गया मैं। यूं लुढ़कते टाइम मैं सीधा कर्व से नीचे गिरा हूं, और मेरे पैर पे कोई चीज लगी है, वो चीज मुझे हिट हुई है। मुझे नहीं पता वो क्या चीज थी। भाई वो दिन और आज का दिन, उस पटरी पे इतने हादसे सुने हैं ना इन सब चीजों के, इतने हादसे सुने कि पता नहीं वहां पे कितने लोगों ने सुसाइड करी है, कितने लोग वहां पे जाते हैं और सीधा पटरियों के नीचे आ जाते हैं। और उस इंसान ने ना अपने पूरे खानदान की कसम खा के बोली थी भाई मेरे आज तक वो चीज समझ नहीं आई है कि मैं, मतलब वो इंसान ऐसा है ना कि अगर सही में ट्रेन आ भी जाएगी वो कूद जाएगा, क्योंकि उसके पिताजी नहीं है, तो उसको पल पल का एक्सपीरियंस है चीजों का, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रगल करा है। तो एक इंसान होता है कि एक्टिव माइंड है, कूद गया। हमारा इतना नहीं था, लेकिन उस बंदे ने साहब बोला भाई उस पटरी पे मेरे पैर किसी ने पकड़े थे, जहां पर मैं कूदने की कोशिश कर रहा था मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया, तो मैं एज इट इज चला गया, तो मैं बचाऊं। भाई लोगों को जाने ही नहीं चाहिए ऐसी जगह जब पता ही ये सब हो रहा है। चलो एंजॉय भी हो रहा है थोड़ी देर का, लेकिन जाओ मत। आप एक बात बताओ, आज आपने द्वारका सेक्टर 9 के बारे में, पीपल वाला पेड़, भूवाली भटियारी और भानगढ़, भाई जाना तो यहाँ भी नहीं चाहिए। टूरिज्म तो बना रखा भानगढ़ को भी,
जाना तो वहां भी नहीं चाहिए। भाई कुछ मन चले जाते हैं ना, ये देख के आते हैं क्या है। लेकिन हम उस मनचलेपन में नहीं गए थे ना, हम तो एयरपोर्ट व्यू देखने जाते थे, हमें क्या पता था मनचला व्यू बन जाएगा। वहां पर इस तरीके से चीज हुई। मैं ये इसी तरीके से कैमरे पे लाना चाहता था भाई, अगर कोई भी हो ना तो ऐसी जगह मत ही जाओ तो ज्यादा अच्छा है, जैसे भाई बोल रहे हैं। हाँ। वो एक इंसिडेंट भाई, सोचो कौन हमारी सुनता कि उसके पैर पकड़ लिए होंगे किसी ने, और उसका कुछ कट पिटा भी जाता तो उसकी कौन सुनता कि मेरे पैर पकड़ लिए तो किसी ने। आपको तो थाने में कर देते, इन्होंने मार दिया हमारा लड़का। तो हमने बोला नहीं, मैंने बोला नहीं कि दिमाग में आ लिया था, इसके घर वालों को क्या क्या जवाब देंगे, कहाँ तक मरा, किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मरा। ये वाला जो इंसिडेंट हुआ था भूले नहीं भूलते हम। पर आपने बिलीव करा इस बात पे कि पकड़ा ही होगा, या वो मजे ही ले रहा है बस आपसे? कोई भाई मेरे हिसाब से अपने मौत के मजे नहीं लेगा। अगर सिंपल सी चीज है, अगर वो बोल देता भाई मेरा पैर फिसल गया, तो ये भी बोल सकता था। लेकिन जिस तरीके से वहाँ इंसिडेंट होते हैं ना, वो सही में वो जगह थोड़ा सा है, क्योंकि उसके पीछे शमशान भी पड़ता है। उसी के जस्ट सामने, जैसे पटरिया है सामने शमशान है वहां पे। तो वहीं की आत्माएं कुछ। मेरे हिसाब से भाई वो सारी है जो आत्महत्या करते हैं ना रेलवे स्टेशन पे। जबकि रेलवे स्टेशन की तो एक कहावत भी है कि जब भी ट्रेन चलती है, एक दिन में किसी ना किसी की बलि लेती है, चाहे वो चींटी हो, चिड़िया हो, गधा हो, घोड़ा हो, इंसान हो। ट्रेन, कोई भी ट्रेन चलेगी वो किसी ना किसी चीज की बलि लेके चलती है। अक्षय भाई अगले केस में चलते हैं, कौन सा केस है और कहाँ का केस है बताओ। भाई ये पुराना, एक बहुत पुराना केस है। और मुझे पर्सनली पुराने केसेस बहुत पसंद आते हैं जो दादा नानी के टाइम पे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर सस्पेंस बहुत होता है और ये रियलिस्टिक काफ़ी होते हैं। लेकिन ये केस जब मैंने सुना तो मैंने कोशिश करा कि यार इस पार्टिसिपेंट को, जिसने रिकॉर्डिंग भेजी, इसको मैं अपने पॉडकास्ट में बुलाऊं। देखो बात चल रही है, लेकिन उसने ये बोला कि पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि जो केस जिस तरीके से बताया गया वो थोड़ा सा अजीब ही था। इन्होंने बताया कि इनके जो दादा दादी थे ना, वो पाकिस्तान के थे। और पाकिस्तान में पहले के टाइम पे कोई एक एरिया में से भाई कोई नहर वहर निकलती होगी, जहाँ पर ये लोग नहाया करते थे। खास करके जो औरतों के लिए एक होता ना रिजर्व एरिया, उस टाइम पे जो इनकी दादी हुआ करती थी, तो वो दादी भी तालाब में नहाया करती थी। उनकी कुछ जो एक तरीके से जो साथी हुआ करती थी, जो लेडीज का ग्रुप, पहेलियाँ वगैरह। हाँ सहेलियाँ वगैरह जो थे, उनका ग्रुप था। तो वो सारे तालाब में नहाने जाते थे। तो ऐसा हुआ, जैसे उनका नाम हम कुछ महिमा रख लेते हैं नाम रखने के लिए, तो ऐसे ही। तो उन्होंने बताया कि जब वो नहाने जाती थी ना वहां पे, तो नहाते टाइम पीछे से आवाज आती थी, जैसे महिमा देख, महिमा पीछे देख। तो इनकी दादी ने एक दो बार तो पीछे पलट के देखा। उसके बाद वो रिस्पॉन्स नहीं देती थी, अपने नहाते थे और फिर ये अपने घर आ जाते थे। तो एक दो बार ऐसा हुआ, तो इन्होंने अपनी फ्रेंड से डिस्कस करा कि भाई मैं जब भी वहां जाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई आवाज दे रहा है, और ऐसा लगता है जैसे कोई तो है जो वहां पर देख रहा है। लेकिन वो एक ऐसा एरिया था जहां पर होता है ना कि ऑलरेडी डिवाइडेड है कि इस एरिया में आप लोग नहीं जाओगे, मतलब मर्द जात जाना मना है, या फिर आदमी लोग वहां जाने मना है वहां पर। जैसे पुराने टाइम में राजस्थान में रानियां नहाया करती थी, जैसे आ, एक नीम राणा की बावड़ी है, वो सिर्फ इसलिए जानी जाती है क्योंकि वहां पर सिर्फ रानियां नहाया करती थी। तो इसी तरीके का वो एरिया था जो नहर के साइड वहां निकला करता था। तो इस टाइम पे हुआ क्या, जैसे वो आवाज आती थी तो इनकी इनकी जो दादी थी वो पीछे मुड़ के देख लेती थी, और अपनी दोस्त को उन्होंने बताया कि यार मेरे साथ ऐसा होता है कि पीछे से आवाज आती है और कोई होता नहीं है। इनकी फ्रेंड ने भी इस चीज को देखा, लेकिन आवाज उन्हें नहीं आती थी। तो इन्होंने क्या करा, महिमा ने अपने घर पे बताना शुरू करा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ तालाब के वहां पे हो रहा है कि मुझे कोई ना कोई मर्द जो है आवाज देता, और ना ही कोई होता, ना ही वो आवाज किसी और को सुनाई देती। तो उस टाइम पे क्या था, पार्टीशन का टाइम चल रहा था और बहुत ज्यादा देशों में हड़कंप मच रहा था। तो ये समझ नहीं आया कि किससे बात करे, किससे बात ना करे, मौलवी से बात करे ना करे। तो इन्होंने क्या करा, एक दाइमा थी जो उस टाइम पर बहुत ज्यादा इन सब चीजों में थी, कि बच्चे को भी जन्म दिलवाने वाला सीन है, फिर वो बच्चे की रक्षा के लिए ताबीज भी दिया करती थी उस टाइम पे। तो इन्होंने एक दाइमा को बुलाया। भाई उस दाइमा ने इन्हें ना एक बहुत गलत सी सीख दे दी। इन्होंने बोला, जो दाइमा आई उन्होंने बोला, बेटा महिमा एक बात बताओ, जब आपको आवाज आती है तो क्या आपने पलट के कभी पूछने की कोशिश की है कौन है, कौन नहीं है? या आपने कभी जाने की कोशिश की है कि उधर से आवाज आ रही है तो मैं जाके देखूं? भाई इन्होंने क्या करा, उस दाई माँ की जो बात थी ना वो मान ली। इनसे गलती यही हुई कि इन्होंने क्या करा, उन दाई माँ की बात मान ली कि मेरे को एक बार पूछना चाहिए, जाके देखना चाहिए। जब अगली बार आवाज आएगी तो फिर जाके पूछें। मैं देखूंगी, मैं अपने दोस्तों को नहीं देखूंगी उधर, जब दोस्त वगैरह जो नहा रही मैं चल के जाऊंगी कि कौन है। ये जब नहाने जाती है तो पीछे से एकदम से आवाज आती है कि महिमा आप पीछे देखो, या महिमा पीछे देख। तो ये पूछना शुरू कर देती है उसी टाइम, जैसे दिमाग में होता नहीं कि आवाज आती पूछूंगी कौन है,
कौन है, किस तरफ है कोई, मेरे को दिखो, मुझे आपसे बात करनी है। तो ये क्या करती है, अपनी दोस्तों को बिना बताए चुपचाप नहर से निकलती है और सीधा चलना शुरू कर देती है थोड़ा सा जंगल वाले एरिया में। भाई वहां पे जो बताया ना कि एक मुस्लिम सफेद कुर्ते पजामे में, और बहुत ही दिखने में सुंदर, बहुत सुंदर, मतलब जैसे होता है ना कि कोई बोलते हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं, इतनी सारी अप्सराएं हैं, तुम यहाँ पे रहते हुए लड़कियों से मोहित हो गए, तो ऊपर से कोई उतर आया तो क्या होगा। तो वो ऊपर से ही ऐसा लग रहा था कोई बहुत तगड़ी चीज उतर के आ गई, और जो दादी थी वो देखते ही एकदम से मोहित हो गई कि भाई क्या पर्सनैलिटी है यार, मतलब कोई बहुत दिखने में बहुत, लूसीफर जैसा ही आ गया। हाँ ये लगा लेते, कोई काजल वाजल लगा के कोई बहुत तगड़ा मुस्लिम सा आया है। तो इनकी दादी ने पूछना शुरू करा कि आप कौन हो, तो उसने बताना शुरू करा कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और अक्सर मैं गुजरा करता था, लेकिन मेरी नज़र आप पे पड़ गई और मुझे आपसे बेइंतहा प्यार हो गया। तो मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि हमारी शादी हो जाए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो इसने क्या करा, जैसे होता है ना कि एक तरीके से कि शर्माना कि भाई मुझे इतने अच्छे लड़के ने पसंद कर लिया, पठानी लग रहा है, कोई अफगानी टाइप का जो लग रहा है, पैसे वाला होगा तो घर वाले भी मना नहीं करेंगे। तो महिमा ने अपने दिमाग में वो चीज़ें सोचनी शुरू कर दी। इसने अपने दोस्त को आके बताया कि ऐसे ऐसे आज मैं उनसे मिल के आई हूँ, मैंने बात करी है। तो भाई इनकी दोस्त इस चीज़ पर ध्यान देते, किससे बात कर ली, किससे मिल के आ गई, कौन है कौन नहीं है। ये घर पे आ जाते हैं और घर घर पे आके महिमा उन दाई माँ को बताती कि ऐसे ऐसे जो है कोई एक इंसान आया था, बहुत सुंदर था, इतनी लंबी हाइट थी, बहुत नैन नक्श अच्छा था, ऐसा था वैसा था। तो दाई माँ एकदम से सोचने लगती है कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ ही लग रही है। और उन दिनों क्या हुआ, वो जो पार्टीशन वाला माहौल था वो हो गया, जिसमें जो दादी थी ना बताने वाली की, वो पार्टीशन में इधर आ गई इंडिया की तरफ, और उनके मम्मी पापा उस तरफ मारे गए जब इधर आ रहे थे। तो क्या हुआ, ये अकेली पड़ गई, इनके साथ कोई इक्की दुक्की कोई रिलेटिव होगी जो बच के वहां से आ गई, और इनके मम्मी और पापा वहां पे खत्म हो गए दादी के। तो यहाँ पर उस टाइम पे आपको उस मूवी में दिखाया ना, भाग मिल्खा भाग में टेंट वेंट लगे हुए थे, इसी तरीके से पूरा माहौल था। जो बताया लड़की ने कि दादी बताती थी, इसी टाइप का माहौल था। जिसमें वो होता है पैर दबाई और हाँ मतलब वो जो वहां पे एक तरीके से पूरा क्राउड टेंट में रुकवाया होता है और आवाजें लगा रही होती है कि ये गुमशुदा है, इसको ढूंढ लो, वो उसकी लाश मिली है, ऐसे कर लो। तो वहां पर उस टाइम पे क्या होता है, टेंट वगैरह लगे हुए थे और वहीं पे ठहरा रखा था। तो महिमा के दिमाग में वही दृश्य बार बार चलता है कि यार इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, माँ बाप भी खत्म हो गए, एक जीवन में एक लड़का मिला था वो भी ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो ये देखती है कि जब टेंट से निकल के अपने रिलेटिव के साथ बैठ के अफसोस मना रहे होते हैं ना कि हमारे माँ बाप नहीं रहे, पार्टीशन के टाइम पे ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो एकदम से आवाज आती है कि महिमा मैं यही हूँ, महिमा मैं भी आ गया हूँ, महिमा मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। ये पीछे पलट के देखती कोई भी नहीं, उस तरफ इस तरफ देखती कोई भी नहीं। इन्होंने क्या करा, जो वहां पर एक होता ना मौलवी भी कोई निकल के आ गया पार्टीशन के टाइम के यहाँ पे, तो ये जाके उनसे बात करती है कि ऐसे ऐसे मुझे आवाज सुनाई दे रही है, लास्ट टाइम वहां आवाज सुनाई दी थी, वहां पर तो मुझे कोई दिखा, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। तो वो मौलवी बोलते कि मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना तो मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ पा रहा हूँ, नहा भी नहीं पा रहा हूँ, मैं पवित्र हूँ ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ। पाक का पानी पड़ा है, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें ताबीज बना के दे देता हूँ, इस ताबीज को तुम पहन लो। वो ताबीज उन्होंने पहन लिया जो महिमा थी। अब ये सीन उनके साथ रुके ही नहीं, और वो ताबीज किसी काम का था भी नहीं, क्योंकि जब आप अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पे आ गए, तो जो आप पूजा करते थे, जिनकी भी करते थे, या फिर यहाँ पे आप कर नहीं पा रहे, तो फिर वो चीजें रही भी नहीं, वो शक्ति थी भी नहीं। तो महिमा की सहानुभूति के लिए वो एक ताबीज दे दिया। और होता क्या था, रोज शाम को जब महिमा कभी बैठती थी इस वाले अपने भारत वाले देश वाले एरिया में और अपने माँ बाप को याद करा करती थी, तो पीछे से आवाज आती थी कि महिमा मैं यही हूँ, तो परेशान मत हो, मैं यही हूँ। तो इन्होंने फिर जाके मौलवी से बात करी कि वो तो इंसान मुझे दिखने दिखने लग रहा है। तो वो मौलवी क्या होता है, बोलते हैं कि भाई देखो मैं नहीं कर सकता इस चीज़ का सॉल्यूशन, आप किसी से बात करो जो यहीं के हों, उनसे बताओ। तो इन्होंने अपने रिलेटिव को बताया, रिलेटिव ने किसी से बात करी, मौलवी ने कहीं से किसी से बातचीत करी कि भाई इनका सॉल्यूशन वगैरह कराओ। तो यहाँ का कोई जो जाने पहचाने थे, जो नामी गिरामी थे, उनको बुलाया गया कि इस लड़की के साथ दिक्कत है। अब दिक्कत देखो तीन, एक तो पार्टीशन से आ रखी है, दूसरा माँ बाप नहीं रहे, तीसरा ये चीज पीछे है, क्या है दिख नहीं रही। तो वो जो यहाँ के नामी गिरामी आते हैं, वो तो आते ही बता देते कि जिन चल रहा है इसके साथ, एक जिन है जो वहां से निकला करता था। और इससे सबसे बड़ी गलती हुई यही कि हम चीजों को फिर भी ठीक कर सकते थे, लेकिन इसने उससे पूछ लिया कि कौन है। अगर ये बात नहीं करती तो एक टाइप से इग्नोरेंस होता है, अगर आप उन चीजों को एक्सेप्ट कर लोगे तो वो आपके साथ चलने लग जाती है। तो वो जिन है जो चल के आ गया है।
अब इनसे बोला गया कि भाई क्या चाहता है वो जिन, तो उन्होंने बोला मैं तो जब उतारा करूंगा तभी पता चलेगा जिन क्या चाहते हैं। तो इन्होंने उतारा करना शुरू करा तो वो जिन इनकी बॉडी में आ गया। अब पूछना शुरू करा आप क्या चाहते हो, तो उसने सीधा बोल दिया मैं इस लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आप कुछ भी कर लो मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो भाई अब थोड़ी सी दिक्कत तो हुई कि यार क्या एंटिटी है, समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी तो एक ही जिद थी कि मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा। अब जैसे हम हर इंसिडेंट बताते हैं तो उसमें ये तो हर जगह ही आता है कि मैं इसे लेके जाऊंगा, मैं इसे लेके जाऊंगा। इस इंसिडेंट में कुछ खास था जो मुझे पता चला कि जब बहुत देर तक उतारा करने की कोशिश करी ना कि भाई निकल जा निकल जा निकल जा, क्यों जिंदगी खराब कर रहा है, इसके माँ बाप वैसे ही नहीं रहे और तू इसके पीछे पड़ रहा है। तो उस जिन ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन जो बाबा आ रखे थे वहां पे उन्होंने अपनी तरफ से इतनी इतनी ताकत लगा दी, उन्होंने उस जिन को कन्विंस कर लिया कि तू छोड़ के चला जाए इस शरीर को, तेरे को जाना ही पड़ेगा। तो आखिरी में उस जिन ने बोल दिया कि ठीक है, पर जाने से पहले मैं एक बार इससे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, आपको पता है जिन कितनी एक एंटिटी ऐसी होती है जो अपनी उंगली के इशारों से गर्दन तोड़ सकती है अगर आपको पोजेस कर लिया तो। महिमा ऑलरेडी पोजेस थी, उसके अंदर वो कभी भी आता जाता था। तो अब जैसे होता है ना आज के टाइम पे इजी लैंग्वेज में बोलते हैं कि अगर कोई सामने से कुछ मांग रहा है और वो छोटी मोटी चीज है, जैसे पिछले इंसिडेंट में बताया लड्डू मांगे, उसने लड्डू फेंके तो एंटिटी चली गई। तो बाबा को लगा कि मैं महिमा की बात करवा देता हूँ, और महिमा की बात करवाने के बाद ये जिन बोलते हो रहा है मैं चला जाऊंगा, चला जाएगा। तो भाई उसे उठाया, रिलेटिव्स ने पानी वानी मारा, 15-20 मिनट में महिमा उठी। उठने के बाद महिमा बस ऐसे देख रही थी कि अब मेरे अलावा सब जिन को देख पा रहे हैं, और देखने में वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। तो उसने यही बोला कि ऐसे ऐसे मैं तो उस नहर के पास रहता था, खेती करता था, एक दिन नहर में बाढ़ आई और मुझे अपने साथ लेके चलेगी, तब से मैं उस नहर के आसपास ही घूमता था। मेरी नज़र आप पे पड़ी और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन बाबा ने मुझे बोल दिया, आज्ञा दे दी है जाने के लिए, तो अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपके पास अपनी एक निशानी छोड़ के जा रहा हूँ और 1 महीने बाद आपको वो चीज़ पता चल जाएगी। ये बोलने के बाद वो जिन वहां से गायब हो गया। और वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली निशानी की, हाँ तुम मेरे पास रख दो ऐसा कुछ। कुछ नहीं, दे चुका हूँ ऑलरेडी, निशानी दे चुका हूँ और तुम्हें 1 महीने बाद पता चल जाएगी। अब यहाँ पे सारे घबरा गए, बाबा भी घबरा गए यार, वचन तो ले लिए कि कभी नहीं आऊंगा। अब एंटिटी कोई भी हो भाई, अगर उससे वचन ले लिए ना, जैसे आप जिन में बोलते हैं आप कुरान को मानते हो या फिर आप नमाज पढ़ने वाले रिचुअल्स को मानते हो, अगर आपने आपने वचन ले लिया कि भाई इनकी आप कसम खा लो या इनकी आप जो है अपनी दुआ ले लो कि आप दोबारा नहीं आओगे, तो उस जिन ने दुआ ले ली लेकिन एक निशानी दे दी। क्या निशानी ये नहीं पता। एग्जैक्ट 1 महीने बाद पता चला इनकी जो दादी है, जिन्होंने मुझे पूरा रियल इंसिडेंट भेजा है, कि वो पेट से हो गई। कैसे हुई क्या नहीं पता, उन्होंने अपना एक अंश इनके पेट में छोड़ दिया। अब भाई उस टाइम पर ना चीजें इतनी डेवलप नहीं हुई थी, ये उस टाइम भी ऐसे ही रह रहे थे जैसे लोग रहते हैं। अभी तो इनका फिर भी दिल्ली में घर बार है, उस टाइम पे इन्होंने बताया कि जब चीजें ठीक होनी शुरू हुई थी तो 1 महीने बाद वो पेट से हो गई, और उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, उस टाइम पे 16-17 साल रही होंगी जब ये नहाने जाती थी। तो 1 महीने बाद जब पेट से हुई ना, तो घर वाले बहुत ज्यादा ऐसे हो गए कि भाई क्या करें, इस चीज को तो हम छुपा भी नहीं सकते। तो एक कहानी रची गई कि पाकिस्तान में इसकी शादी हुई थी, हमने शादी करवा दी थी, ऐसे ऐसे हुआ था। और हाँ, जब लड़की मतलब जो महिमा की दादी है 10 साल की थी, तो पाकिस्तान में किसी से रोका भी करवा दिया था। पार्टीशन के टाइम पे वो इंसान भी आते आते वहीं मर गया था, तो रोके के टाइम के बाद वो इंसान भी चला गया। तो अब कहानी रच दी कि ऐसे ऐसे हमने पाकिस्तान में शादी करवाई थी, आते आते इनके जो थे वो वहां पे खत्म हो गए, तो ये लड़की तो पेट से है। इस लड़की जो महिमा मतलब जो दादी है ना, बताने वाली, जिनकी जो दादी है, उन्होंने एक्चुअली बर्थ दिया था उस बच्चे को, जो जिनका बच्चा था। और ये कैसे हो सकता है कि एक एंटिटी, एक मतलब एक ऐसी चीज की वजह से बंदा प्रेग्नेंट हो जाए जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती ह्यूमन फॉर्म में। अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन जैसे हम बात करते हैं ना तुम्बाड़ मूवी के बारे में, या किसी भी चीज के बारे में, किसी एलियन के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, तो आप एक चीज देखोगे, अस्तित्व तो है, तभी उन सब चीजों के बारे में बात बनी गई है जो चीजें हैं। और मैं एक चीज मानता हूँ, जैसे हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, अलग अलग चीजें हैं, हम सारे हैं तो हिंदू ही, हम हिंदुइज्म को समझ सकते हैं। जो कुरान है वो हमारी नहीं है, हम समर्थन तो हर चीज को देते हैं, लेकिन ये चीज हमारी नहीं है। और उनके रिचुअल्स क्या थे क्या नहीं थे क्या हुआ, इन्होंने बताया कि महिमा तो मैंने नाम दे दिया ना, अब हम कॉमनली हिंदूज में जो देते वो देते, क्या पता उसका नाम मुस्कान हो। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने बर्थ दिया था, और आगे जो चीज आप सुनोगे वो है जो समझने वाली है
कि इनकी दादी ने उस बच्चे को 7 साल तक पाला अपने पास। वो बच्चा बहुत ज़्यादा आकर्षित था। वो बच्चा अलग लोग मतलब जैसे लोग होते हैं उनसे बहुत अलग था। उसकी बहुत फेयर स्किन थी, उसकी आँखें बहुत होता है ना हिप्नोटाइज़ करने वाली थी। 8 साल बाद जब जो रिलेटिव बचे हुए थे, जैसे बुआ बच गई या कोई चाची-वाची बच गई, तो उन्होंने महिमा को फ़ोर्स करा कि अब तेरे को इस बच्चे को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब तेरी शादी करवानी है। अब हम किसी को जवाब नहीं दे पाएँगे। तो इनकी जिनसे शादी करवाई थी वो एक्चुअली में इनके दादा आज भी हैं। हाँ, आज भी और हैं। उन्हें पता है सारी बात? ये नहीं पता उन्हें, इसलिए वो पॉडकास्ट पे आने के लिए मना कर रही थी कि मेरे जो दूसरे दादा हुए, मतलब एक तरीके से पहले तो वो जो मर गए थे, जिनसे रोका हुआ था, तो कहाँ उस बच्चे को छोड़ा गया। मुस्लिम फैमिली में पंजाब के अंदर किसी को वो बच्चा अडॉप्ट करवाया गया। वो जो 7-8 साल का जो बच्चा था जो जिनसे हुआ था, वो बच्चा वहाँ पर अडॉप्ट करवाया गया। उसके बाद इनकी दादी की दूसरी शादी हुई थी जो एक आम इंसान से हुई थी। बच्चा एक दिन नॉर्मल था, ना उसके पास कोई दैवीय शक्ति थी, बट वो दिखने में बहुत ज़्यादा अलग था। उसका कद बहुत ज़्यादा था, आँखें बहुत आकर्षित करने वाली थी। लेकिन वो जो बच्चा था वो हुआ था जिस तरीके से इन्होंने क्लेम करा है कि चीज़ों को हिडन रखा गया, ऑब्वियसली क्योंकि घर परिवार की इज़्ज़त बना के रखनी थी। उसके बाद फिर आगे जनरेशन चलती रही, उस बच्चे का कुछ पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ 90s में ही हुई थी पूरी। भाई बताओ यार, ऐसा ही पॉसिबल है कि शैतान का ही बच्चा? भाई शैतान का बच्चा कितनी बार सुना है हमने, हर बार सुना है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि चुड़ैल के बच्चे, डायन के बच्चे, ये दिव्य शक्तियों के साथ ही तो आते हैं। जैसे चुड़ैल तो फिर भी मरी है, डायन तो जिंदा है। और जब वो बलि लेती है, देती है, जब उसका खुद का बच्चा होता है, उन्हीं शक्तियों के साथ आता है जो काली क्रियाएं होती है, काली शक्तियां होती हैं। ये चीज़ तो कब से हमारे रिचुअल्स में भी चलती आई है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब हम बात करते हैं महाभारत के टाइम की, तो जो भीम की पत्नी थी, जो पहली पत्नी थी हडिम्बा, उनके जो बच्चे हुए थे खतोरकच, वो भी तो दिव्य शक्तियों के साथ पैदा हुए थे। राक्षसी तो थी जो माता हडिम्बा थी। वो तो कब से चलती आ रही है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल लिखा हुआ। ऑल राइट अक्षय भाई, बहुत मज़ा आ गया यार आपके साथ। जब भी बैठते हैं आप एकदम फ्रेश और हटके कंटेंट लेकर आते हो, इसीलिए शायद आप ऑडियंस के फेवरेट हो। और जनता से यही कहेंगे दोस्तों, अगर आपको मज़ा आया तो हमारे भाई के चैनल को आप फॉलो कर ही रहे होगे, नहीं कर रहे तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। यहाँ स्क्रीन पे गोल बटन आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। और अभी बहुत बढ़िया भाई के चैनल पे कंटेंट आने वाला है कुछ, वो हम चाहेंगे वो खुद ही अनाउंस करेंगे बहुत ही जल्दी, लेकिन आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बस यार, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। भाई आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हो? बस मैं यही कहना चाहूँगा भाई कि हम मिलेंगे दोबारा रियल हिट पे नए कंटेंट के साथ, फ्रेश कंटेंट के साथ। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए और जितना ज़्यादा हो सके रियल केसेस भेजते रहिए। या आप ही के केसेस है जो हम रियल हिट पे बताते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता होगा कि आपके केसेस बताए जा रहे हैं। बाकी रियल हिट का पूरा सपोर्ट है भाई अपने। अरे फुल सपोर्ट है भाई को। चलो जी, हम पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखो, एंजॉय करो, मौज काटो। सी यू, टाटा। राम राम जी।